क्या हाल है दोस्तों। कैसे हो सभी लोग। आई होप कि तुम क्लासेस वगैरह रेगुलर कर रहे हो और अपना रिवीजन वगैरह टाइम टू टाइम कर रहे हो। आज अपना इंटीग्रेशन का पहला लेक्चर होगा। अपने कैलकुलस में डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर लिया है। बेसिक मैथ्स में हमने मैक्सिमम चीज़ें लगभग कवर कर ही ली हैं। अब इंटीग्रेशन बचा है और उसके अलावा पोलर कोऑर्डिनेट्स बचा है। बाकी हमने बेसिक में से सारी क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। जो बच्चे नए हैं वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी या फिर चैनल पे जाके देख सकते हो। और प्रॉपर तरीके से पूरा इस 1 to 1 लेक्चर्स और जितना मैक्सिमम कंटेंट तुम्हें चाहिए जेई एडवांस ओलंपियाड लेवल तक का वो तुम्हें पूरा गिवन है। तो तुम प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। और अगर तुम्हें सब अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। @फिजिक्स माफिया IIT JEE नीट फिजिक्स माफिया टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे क्लासेस वगैरह की और पूरी प्रॉपर जानकारी मिलती है। और उसके अलावा तुम्हें नोट्स वगैरह जो क्लासेस की PDF वगैरह हैं सब वहीं पे मिलती हैं, है ना। तुम अच्छे से बढ़िया मेरे जो क्लास में तुम्हें पढ़ा रहा हूँ वही के वही नोट्स जो मैं बनाता हूँ मैं तुम्हें लिखता हूँ तुम्हारे लिए समझाता हूँ वो पूरे के पूरे तुम वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो ताकि तुम्हें इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना हो, है ना। तुम कभी भी उनको ओपन करके अपनी रिवीजन कर सकते हो। और जो इंस्टाग्राम है उस पर फॉलो कर लेना, मुझे अच्छा लगेगा, बस यही है। @द फिजिक्स माफिया। साथ में जैसे ये क्लास एंड होगी 10:30 PM पे लाइव ऑडियो डाउट सेशन होगा। ये कहाँ होगा? ये होगा टेलीग्राम पे माफियाज डाउट किलर्स पे। कहाँ कहाँ होगा बेटा? टेलीग्राम पे माफियाज डाउट किलर्स 10:30 PM पे। तो वहाँ पे आ जाना, अपने जो भी क्लास के डाउट्स हों या फिर उसके अलावा तुमने कोई भी क्वेश्चन सोल्व करो उसके जो डाउट्स हों वो तुम पूछ सकते हो। अगर नहीं ज्वाइन कर रखा तुमने तो अभी ज्वाइन कर लेना, उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या फिर तुम सर्च कर लेना माफियाज डाउट किलर्स, है ना। वहाँ पे आकर के तुम ऑलरेडी 200-250 बच्चे वहाँ पे ऑलरेडी हैं जो रेगुलरली वहाँ पे डाउट डिस्कस करते हैं, मुझसे डायरेक्टली डाउट डिस्कस करते हैं ऑडियो सेशन में या फिर वैसे जो उनका मन करता है तो डाउट भेज देते हैं मुझे, जैसे टाइम मिलता है मैं आंसर कर देता हूँ। और तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कोई जज करने वाला नहीं है ना। ना ही मैं तुम्हें जानता हूँ ना तुम मुझे जानते हो। तो इस तरीके से तुम्हें जो ऑफलाइन में फील होता है कि मैं सर के पास जाऊँगा, सर मुझे जज करेंगे, मेरी अंडरस्टैंडिंग को जज कर देंगे क्योंकि मैं कम समझता हूँ कि मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। तुम आराम से बेधड़क होकर जैसा मर्जी छोटे से छोटा डाउट मुझसे डिस्कस कर सकते हो। क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी डाउट इस तरीके से नहीं होता। अगर बच्चे के मन में आया है तो मतलब कि उसने कुछ सोचने की कोशिश करी है और वो चीज़ें तुम उसे परेशान कर रही हैं तो उसे डाउट डिस्कस कर लेना चाहिए। तो किसी भी तरीके का कोई भी डाउट डिस्कस करे, आई नेवर डिस्करेज। तो वहाँ पे आकर तुम 10:30 PM पे मैं रेगुलरली लाइव सेशंस लेता हूँ। तो वहाँ पे ज्वाइन करके तुम कोई भी डाउट डिस्कस कर सकते हो, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। आज स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। अभी हमने जो डिफरेंशिएशन है उसके एप्लीकेशंस वगैरह और रेडियस ऑफ कर्वेचर दो दो तरीके से डिराइव करके कि कैसे कैसे उसको डिराइव करा जा सकता है, उसका क्या मीनिंग है, कैसे हम यूज़ में ले सकते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन में कैसे यूज़ ले सकते हैं, वो पूरा लास्ट लेक्चर में मैंने समझाया। नहीं, अगर किसी ने देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसको जरूर देखना। बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर था रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, है ना। जेई एडवांस लेवल और ओलंपियाड लेवल के लिए काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड है। उसके अलावा नीट और जेई के बच्चों के लिए, जेई मेन के बच्चों के लिए वो ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। वो अगर एक फार्मूला भी याद रख लेंगे तो काम चल जाएगा उनका। बट फिर भी एक बार चेकआउट जरूर करना बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो स्टार्ट करते हैं भाई। इंटीग्रेशन है ना। इंटीग्रेशन क्या है कि जब हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं चीज़ों को। तो उसका जो रिवर्स प्रोसेस है वो इंटीग्रेशन होता है। हर एक प्रोसेस का रिवर्स प्रोसेस होता है ना। जैसे एक्सपोनेंट्स होते हैं, पावर्स लेते हो तुम, 2⁴ = 8 लिखते हो, उसका रिवर्स प्रोसेस क्या होता है? उसका रिवर्स प्रोसेस होता है लॉगरिदम। उसमें तुम क्या करते हो कि 2 की कितनी पावर करूँ कि 8 मिल जाए, तो उसको रिवर्स प्रोसेस से लॉग वगैरह लेकर के तुम x की वैल्यू कैलकुलेट करते हो कि x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। 2⁴ कितना होगा? 2 × 4 8 16, सॉरी हाँ 8 नहीं होगा 16 होगा। तो उससे तुम x की वैल्यू कैलकुलेट करते हो। तो तुम्हें क्लियर होता है कि यार हाँ, रिवर्स प्रोसेस करके मैं x की पावर निकाल सकता हूँ कि किस वैल्यू के लिए कितनी पावर होनी चाहिए 2 की। किसी भी प्रोसेस का एक रिवर्स प्रोसेस होता है। मल्टीप्लिकेशन में रिवर्स प्रोसेस डिवीजन होता है, एडिशन का रिवर्स प्रोसेस सब्ट्रैक्शन होता है ना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं। तो हर एक प्रोसेस का एक रिवर्स प्रोसेस होता है जिसमें हम जहाँ पे पहुँचे हैं वहाँ से वापस उसी रास्ते को फॉलो करते पीछे की तरफ आते हैं तो हमें पता लगता है कि हम कहाँ से चले थे। उसी तरीके से इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं। अगर मैंने किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करा है और मैं किसी एक रिजल्ट पे पहुंचा हूँ, वहाँ से अगर मुझे वापस जाना है इनिशियल रिजल्ट पे तो मुझे इंटीग्रेशन का पाथ फॉलो करना पड़ेगा। रिवर्स पाथ उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। मैं एग्जांपल लेकर के बात करता हूँ।
ये फॉर एग्जांपल था कि एक्सपोनेंट्स और लॉग एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं। उसके अलावा मैं डिफरेंशिएशन वाले मेथड पे, क्योंकि हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन किस तरीके से बनेगा। हमने लिया कि कोई एक फंक्शन है ना, लेट ए फंक्शन जिसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं वो मान लो जी ऑफ एक्स है, जी एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन करने पर मान लो कुछ एफ एक्स आ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि डी एक्स को राइट में लेके जाओ, डी ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यानी कि हमने ये देखा कि अगर मैं जी एक्स का डिफरेंशिएशन करता हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में, क्या करता हूँ, जी एक्स का डिफरेंशिएशन करता हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में, डी एक्स के रिस्पेक्ट में या फिर एक्स के रिस्पेक्ट में, तो मुझे कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स मिलता है। अब अगर मैं बोलूँ कि जब मैं डी एक्स इधर लेके गया, यहाँ से यहाँ लेके गया डी एक्स को, तो इस प्रोसेस में अगर मैं एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स करता हूँ और अगर मैं इसको रिवर्स प्रोसेस करता हूँ, तो रिवर्स प्रोसेस का जो सिंबल है वो सिंबल है इंटीग्रेशन का, और वो सिंबल इस तरीके से बनाया जाता है। समझ में आई बात। अब यहाँ पे ये क्या बता रहा है, ये डी तो तुम्हें बता रहा है कि तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है किसका, जी ऑफ एक्स का, और ये तुम्हें बता रहा है कि तुम्हें इंटीग्रेशन करना है। तुम्हें जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है वापस उसी का इंटीग्रेशन कर दोगे तो तुम्हें वही फंक्शन मिल जाएगा। समझ में आई बात। जो इंटीग्रेशन है, अगर डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, तो जिस फंक्शन का तुमने डिफरेंशिएट किया उसको वापस इंटीग्रेट कर दोगे तो वहीं पे आगे जहाँ पे चले थे। यानी कि ये तो तुम्हें क्या मिल जाएगा कि ये जो है ये वाला जो ऑपरेटर है, ये वाला सिंबल है, इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं, इंटीग्रेशन। उसके अलावा ये जो है इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, और ये जो सिंबल जिसका तुमने डिफरेंशिएशन करा फिर वापस उसी का इंटीग्रेशन कर दिया, तो जी एक्स का डिफरेंशिएशन ये करेगा, फिर उसके बाद में ये उसका इंटीग्रेशन कर देगा, तो वापस जी एक्स पे पहुंच गए, तो ये बन जाएगा जी ऑफ एक्स। इधर क्या बन रहा है, ये बन रहा है इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यानी कि जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन करने से एफ ऑफ एक्स आया था, तो एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करने से जी ऑफ एक्स बनेगा, और वो किसके रिस्पेक्ट में, ये जो डी एक्स है, ये डी एक्स तुम्हें बताएगा किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। कि तुमने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके तुम एफ ऑफ एक्स तक पहुंचे हो, तो तुम्हें एक्स के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करना पड़ेगा ताकि तुम जी ऑफ एक्स तक पहुंच पाओ। समझ में आई क्या बात। ये इसका मीनिंग है और ये तुम्हें ऐसे समझना है, ठीक है। यानी कि ये सिंबल होगा, ये सिंबल है इंटीग्रेशन का, और ये तुम बताता कि किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में होना है। क्लियर है। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसके बारे में बात करूं, इफ डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स इज एफ ऑफ एक्स, भाई जी एक्स का डिफरेंशिएशन करने पर अगर एफ ऑफ एक्स आया है, तो एफ ऑफ एक्स का वो भी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर, तो इसका इंटीग्रेशन अगर मैं कर दूंगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो मुझे क्या मिल जाएगा, जी एक्स फंक्शन मिल जाएगा। समझ में आई क्या बात। अगर मैं एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, जी ऑफ एक्स वापस से मिल जाएगा, क्योंकि जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन करने पर हमें एफ ऑफ एक्स मिला था, तो अगर एफ ऑफ एक्स का मैं वापस से इंटीग्रेशन कर दूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, वही जी ऑफ एक्स मिल जाएगा, जहाँ से हम चले थे उस फंक्शन पे वापस से पहुँच जाएंगे। समझ में आया क्या। तो इसको ध्यान से देख लो एक बार, जो भी मैंने बताया है कि जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है ये एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेसेस होते हैं। अगर हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं, अगर उस फंक्शन को वापस इंटीग्रेट कर देते हैं, हम वहीं उसी फंक्शन पहुंच जाते हैं जहाँ से हम चले थे। ये सब चीज़ें, सिंबल ये होता है एक, वो बनता है जैसे ब्रैकेट जैसा एक सिंबल होता है, जैसे डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर डी बाई डी एक्स होता है, डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर या सिंबल बोलो, ये डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है, वैसे ये एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर यानी कि हमें बताता है कि क्या करना है, ये उसको ऑपरेट करता है। ऑपरेट करने का एक सिंबल है इंटीग्रेशन का, ये उसका सिंबल है। समझ में आ गई बात। चलो इतना समझ गए तो आगे चलते हैं। ये तो समझ में आ गया, बट ये बड़ा ही मैथमेटिक्स सा हो गया है ना। हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं और फिजिक्स में हमें इतना मैथमेटिक्स में नहीं जाना कि हम चीज़ों को देख करके फंक्शन वंक्शन भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये थोड़ी सी चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती। हम इसको थोड़ा सा सरल भाषा में सीखते हैं, इजी लैंग्वेज में, कि ये जो एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स दे रहा है ये एक्चुअल में हो क्या रहा है। हमने जो डिफरेंशिएशन करके देखा था उसका रिवर्स प्रोसेस करके हम देखते हैं कि क्या बनना चाहिए, है ना। मतलब ये है कि अगर वो उसका रिवर्स प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस है, तो मैं अगर पहला ही एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लो मैंने पहला एग्जांपल ले लिया कि मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ किसका, एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा दोस्त,
2x मिल जाएगा। यही है, x के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं वही डिफरेंशिएशन, अगर यही डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स में एक्स स्क्वायर का प्लस वन का भी करता हूँ, है ना, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, एक्स स्क्वायर प्लस वन का भी करता हूँ, तो यही डिफरेंशिएशन मुझे फिर से 2x मिलेगा, क्योंकि वन का डिफरेंशिएशन फिर से जीरो होता है। कॉन्स्टेंट है वन, उसका डिफरेंशिएशन जीरो। इसका मतलब ये हुआ, अगर यहाँ से मैं इंटीग्रेशन ऑफ 2x करूँ dx के रेस्पेक्ट में, यानी x के रेस्पेक्ट में, तो मुझे इस फंक्शन के हिसाब से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से देखूँ, मैं इस पाथ के थ्रू अगर मैं आया था, तो अगर मैं बोलूँगा कि यार 2x का इंटीग्रेशन करने पर तो एक्स स्क्वायर प्लस वन मिलना चाहिए, यही है इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करके अगर तुम्हें 2x मिला, तो 2x का इंटीग्रेशन करने पर एक्स स्क्वायर मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बट फिर से हमने एक्स स्क्वायर प्लस वन का डिफरेंशिएशन करा, उसका डिफरेंशिएशन भी 2x होता है, तो जिसने ये वाला फंक्शन डिफरेंशिएट करा था वो बोलेगा कि 2x तो 2x एक्स स्क्वायर प्लस वन का डिफरेंशिएशन है। अगर तुम 2x का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन मिलना चाहिए तुम्हें। दोनों में से कोई गलत नहीं है। एक इंसान ने इस तरीके से करा था, उसका रिजल्ट ये आया था। अगर रिवर्स प्रोसेस करना, अगर तुम बोल रहे हो कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस ही है, अगर इंटीग्रेट कर दोगे तो जहाँ से चले तो वहीं पे पहुंच जाओगे, तो भैया 2x का इंटीग्रेशन फिर तो एक्स स्क्वायर होना चाहिए। सेकंड पर्सन बोल रहा है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वन का डिफरेंशिएशन था, तो 2x का इंटीग्रेशन फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन बनना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, दोनों में से कोई गलत नहीं है। तीसरा इंसान और आ गया, है ना। तीसरा इंसान आया कि भाई मैं तो एक्स स्क्वायर प्लस टू लिखूंगा, और इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, 2x बनेगा, क्योंकि 2 का फिर से डिफरेंशिएशन जीरो, एक्स स्क्वायर का 2x। अब ये बोलेगा कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस टू का डिफरेंशिएशन 2x है, ये तीनों एक दूसरे से मिले नहीं थे, इसने तीनों ने अपने अपने मन से फंक्शन लिखे और उन्होंने डिफरेंशिएट करे। तीनों ने ये समझा था कि भाई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। अब ये बंदा बोलेगा, ये आपके पास सॉल्यूशन करके आएगा कि देखो एक्स स्क्वायर प्लस टू का डिफरेंशिएशन 2x है, तो 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस टू होना चाहिए। अब तुम किसको मना कर दोगे, कुछ गलत नहीं है इनमें। हमने जो डिफाइन करा है इंटीग्रेशन, हम बोलते हैं कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस, तो क्या कोई गलत है इनमें से, कोई गलत नहीं है। तीनों ने अपनी अपनी प्रोसेस करी और उनको रिवर्स करा, तीनों में से कोई गलत नहीं है। ठीक है, अब एक ज़्यादा कलाकार था तुम्हारी तरह, उसने क्या करा कि यार ये 1 2 3 का चक्कर ही छोड़ो, सब अलग अलग नंबर रख के लेके आ रहे हैं, मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ। बोला करो, कैसे करोगे, बोला डिफरेंशिएट करता हूँ लेकिन इस तरीके से कि मैं करता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट सी, क्योंकि जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है ऊपर, उस इंसान ने, उस बच्चे ने तीनों का सोल्यूशन देखा, तीनों की बातें सुनी और फिर उससे समझ में आया कि यार अगर मैं ऐसा कर दूं कि एक्स स्क्वायर प्लस सी, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, क्योंकि सी कांस्टेंट है, उसमें जीरो रखो, सी को वन रखो, टू रखो, -2 -5 10 कुछ भी रखो, ई की पावर ई की स्क्वायर रखो, log 10 रखो, कुछ भी रख दो, कांस्टेंट है। इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, बोला 2 बनेगा। तो बोला सर अगर मैं इसी को इंटीग्रेट करूं तो, भाई आपके हिसाब से अगर इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है तो एक्स स्क्वायर प्लस सी का डिफरेंशिएशन 2x है, तो 2x का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब बोला जिसने एक्स सी को जीरो लिया होगा उसके लिए सी जीरो है, जिसने वन लिया होगा उसके लिए वन है, जिसने टू लिया होगा उसके लिए टू है। बोले यार शाबाश, ये तो बहुत अच्छा बालक निकला। क्या निकला, बहुत अच्छा बालक निकला, इंटेलिजेंट, है ना। क्यों, क्योंकि उसने सारी दिक्कतें खत्म कर दी कि भाई जो कांस्टेंट है, हमें पता था कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्योंकि जीरो होता है, तो इंटीग्रेशन के समय क्योंकि हमें ये नहीं पता कि जीरो अगर बन गया है, कोई भी डिफरेंशिएशन जीरो बन चुका है, तो हमें नहीं पता ना वो कांस्टेंट कौन सा था जिसका डिफरेंशिएशन जीरो हुआ है, और कांस्टेंट था भी कि नहीं था। तो हम क्या करेंगे कि हम सेफ्टी साइड से हम ये करेंगे कि जब भी इंटीग्रेट करेंगे उस फंक्शन में हम एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे। अगर वो कांस्टेंट होगा कुछ गिवन कंडीशंस के हिसाब से वो निकल के आ जाएगा, नहीं होगा उन कंडीशंस के हिसाब से तो वो जीरो आ जाएगा। समझ में आई क्या यार, कोई भी कोई क्वेश्चन देगा तो उसमें कंडीशन तो देगा ना, इस ये ऐसा कोई फंक्शन था, इसको इंटीग्रेट करो, नहीं था, कोई कंडीशन नहीं गिवन है, तो हम सी रख लेंगे, उसको तुम्हारी जो मर्जी है भाई, जिसका जो कांस्टेंट मानने का मन हो वो कांस्टेंट मान लो, क्योंकि लेकिन कांस्टेंट होना मैंडेटरी है, क्योंकि हर एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होगा, और इंटीग्रेशन में हमें ये नहीं पता, हम ये बस यही दिक्कत है कि हम इंटीग्रेशन में ये नहीं पता लगा पाएंगे कि कांस्टेंट कौन सा था, जब तक कि हमें कोई कंडीशन गिवन ना हो कि इस कंडीशन के थ्रू डिफरेंशिएशन हुआ है, या फिर पहले ये वैल्यू थी तो हम वैल्यू रख करके और सी की वैल्यू कैलकुलेट करें। जब तक कंडीशन नहीं गिवन है, विदाउट एनी कंडीशन वी कांट गेट वैल्यू ऑफ सी,
तो जब तक हमें सी की वैल्यू नहीं पता हम उसको सी ही रख लेंगे कि जो भी वैल्यू होगी कंडीशन के हिसाब से, जिसको जैसा लगेगा, जिसको जैसी कंडीशन होगी वो अपनी सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेगा। और इंटीग्रेशन में हम बोल देंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस सी इसका इंटीग्रेशन बनेगा। ठीक है यार, ये तो समझदारी वाली बात होगी। तो अब हम बोलेंगे कि ये जो है 2x dx का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस सी होगा। ये सबसे वैलिड आंसर होगा कि जो भी सी तुमने मानना था वो तुम मान लो। यहाँ पे हम बोल देंगे कि वेयर सी इज एनी कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट तुमने कंसिडर किया होगा तुम्हारी कंडीशन के हिसाब से। चलो ठीक बात है। तो अब इसके बारे में ये बात लिखी हुई है कि इन डिफरेंशिएशन कांस्टेंट टर्म बिकम्स जीरो, क्योंकि डिफरेंशिएशन के समय कांस्टेंट टर्म जीरो हो जाती है। तो जब भी हम इंटीग्रेट करेंगे हमें एक कांस्टेंट फंक्शन कांस्टेंट वैल्यू सी ऐड कर देनी है, और वो अपनी अपनी कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग फंक्शन में अलग अलग सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। नहीं होगी तो वो जीरो निकल के आ जाएगी। और क्योंकि ये सी डिटरमाइंड नहीं है, ये डिफाइंड नहीं है, ये कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं है, वो कंडीशन पे डिपेंड करेगी, इसलिए इस तरीके के इंटीग्रेशन को हम क्या बोल देते हैं, इसलिए इस तरीके के इंटीग्रेशन को हम बोल देते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। समझ में आई क्या बात कि कांस्टेंट ऐड करना क्यों जरूरी है, और इसलिए हम इसको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्यों बोल रहे हैं। क्लियर है क्या यार? बच्चा करता रहता है इंटीग्रेशन, उसको पता नहीं होता कि सी क्यों ऐड हो रहा है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है ना। अब तुम्हें समझ में आएगा कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। समझ आई ना बात? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि हम एक कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं, हमें डेफिनेटली पता नहीं है कि वो सी क्या है, इसलिए हम उसको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोल दे रहे हैं। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अगली बात करें हम टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। पहला ही हमने सीखा अभी कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है जिसमें हमें सी की वैल्यू नहीं पता, और किसी भी फंक्शन में अगर हम कुछ कांस्टेंट ऐड करते हैं तो तुमने मैथ्स में अगर थोड़ा बहुत तुम्हें पता हो, जैसे y इक्वल टू एक्स है, अगर यहीं पे समझने की बात करें, फॉर एग्जांपल व्हाट सी चेंजेस इन फंक्शन, ये सी चेंज क्या करता है ना, ये सी क्या चेंज करेगा। अगर मैं बोल दूं कि y इक्वल टू 2x एक फंक्शन है और y इक्वल टू 2x प्लस सी, और c की वैल्यू मान लो 1 है, तो y इक्वल टू 2x प्लस 1 क्या चेंज करेगा। y इक्वल टू 2x स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमने स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कंप्लीट कर रखा है बड़े ही अच्छे से, काफ़ी तरीके की अलग अलग इक्वेशन सीख रखी है इसके लिए। ये हमें पता है कि इसका y इंटरसेप्ट 0 लिखा है हमने यहाँ पे, तो ये ओरिजिन से पास होने वाले की स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप है 2 है ना। अगर ये थीटा बोलूँ तो ये tan थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2। अब हमने अगर कोई कांस्टेंट 1 ऐड कर दिया, इसका मतलब क्या किया हमने, अगर हमने कांस्टेंट 1 ऐड कर रखा है तो इसमें कांस्टेंट क्या करता है, y इंटरसेप्ट को चेंज कर देता है। यानी कि कांस्टेंट जब भी तुम ऐड करोगे तो वो लाइन के y इंटरसेप्ट को चेंज कर देगा, कोई भी कर्व के y इंटरसेप्ट को चेंज कर देगा जहां पे वो y एक्सिस को कट कर रहा है। पहले अगर ये 0 पे कट कर रहा था तो अब ये 1 पे कट करेगा, 0,1 पे, क्योंकि देखो यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0 था, लेकिन यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 1 बनेगा। ये चेंज कर देता, कर्व को शिफ्ट कर देता है। अगर इंटीग्रेशन किसी ने 2x लिखा है किसी भी फंक्शन का, कोई भी इक्वेशन बन के आई है 2x, तो वो ओरिजिन से पास हो रही है, लेकिन कांस्टेंट c अगर 1 हुआ तो 1 पे चला जाएगा, कांस्टेंट c -1 हुआ तो वो नीचे खिसक जाएगा। यानी y इंटरसेप्ट चेंज कर देगा, एक तरीके से y के अंदर कर्व को शिफ्ट कर देगा। 1 ऐड करेंगे तो ऊपर 1 से शिफ्ट कर देगा पूरे कर्व की, हर एक वैल्यू 1 1 शिफ्ट हो जाएंगी ऊपर। हर एक वैल्यू में जैसे जो भी वैल्यू रखोगे उसमें यहाँ पे 1 ऐड हो रहा है ना, तो हर एक वैल्यू में 1 ऐड हो जाएगा, तो पूरा का पूरा कर्व एक एक पॉइंट से ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, एक एक यूनिट से, यानी कि वाइंड उसको पैरेलली शिफ्ट हो जाएगा। लाइन होनी तो ऐसी चाहिए थी, अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, इनिशियली जो लाइन थी वो ऐसी थी, बट अभी वो ऊपर शिफ्ट हो गई है। समझ में आई ये बात? तो कॉन्स्टेंट सी किसी भी फंक्शन में ये चेंजेस कर देता है, उसको पैरेलली शिफ्ट कर देता है। तो अगर मैं बात करूँ कि मैं किसी फंक्शन का इंटीग्रेट करूँगा और उसमें कॉन्स्टेंट सी ऐड करूँगा, तो सी की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए अलग अलग कर्व मिल सकते हैं हमें, और कर्व अलग अलग जगह पे उनका y इंटरसेप्ट अलग अलग होगा। यानी कि अगर मैं बोलूं, ध्यान से सुनना, कि जो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है इसमें अलग अलग c के लिए मुझे अलग अलग कर्व मिलेंगे। ये तो मैंने स्ट्रेट लाइन ली थी तो स्ट्रेट लाइन अलग अलग मिलेंगी, पैराबोला लूंगा तो पैराबोला अलग अलग मिलेंगे, सर्कल लूंगा तो सर्कल अलग अलग जगह पे मिलेंगे, यहाँ पे सर्कल अलग मिलेगा, हो सकता है यहाँ शिफ्ट हो जाए, यहाँ से y में शिफ्ट होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। समझ में आई क्या बात? कोई भी फंक्शन होगा वो शिफ्ट हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, एक फैमिली ऑफ कर्व मिलेगा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, सी की अलग अलग वैल्यूज के लिए, अलग अलग वैल्यूज के लिए। 2 पे ये ऐसे बन जाएगा, -1 पे लाइन ऐसे बन जाएगी। तो हमें अगर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करना है तो उसमें कांस्टेंट सी की अलग अलग वैल्यूज के लिए फैमिली ऑफ कर्व मिलता है। सी की वैल्यू फिक्स कर दी तो फिर एक कर्व मिलेगा। फॉर ए फिक्स्ड सी
किसी कंडीशन के थ्रू अगर हमें कोई प्रोसेस करना है तो उस कंडीशन के थ्रू सी की क्या वैल्यू होनी चाहिए, अगर वो हमें पता लग गई है फिर एक कर्व मिलेगा। लेकिन अगर नहीं पता है तो फिर हम फैमिली ऑफ कर्व बना सकते हैं, कितने भी कर्व बना सकते हैं सी की वैल्यू बदल बदल करके। तो सी चेंजेस कर्व शिफ्ट ऑन वाई एक्सिस, कर्व जो है वो वाई एक्सिस में शिफ्ट हो जाता है। और अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल के लिए कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स, ये क्या बनेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स बनेगा 2। और अगर मैं बात करूं वाई की, जिसको मैं इंटीग्रेशन टू डी एक्स बोल रहा हूं, भाई 2x का डिफ्रेंसिएशन अगर 2 है, 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 है, तो इसका इंटीग्रेशन करने पर y इक्वल टू 2x 2 इंटू डी एक्स, ये बन जाएगा 2x प्लस सी। और यही तो हमने देखा सी की अलग अलग वैल्यूज के लिए इसमें अलग अलग कर्व बन रहे थे, यही अपन ने देखा अभी एक एग्जाम्पल कि y इक्वल टू 2x मैंने कोई कर्व लिया था तो उसका सी की अलग अलग, अगर उसमें कोई सी ऐड करता हूँ तो अलग अलग हमें कर्व मिलते हैं। यानी कि अगर मैं यहीं पे अगर इसको बनाऊँ कि मैंने अगर इसको इंटीग्रेशन के थ्रू सोल्व करा कि भाई 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 था तो 2 का इंटीग्रेशन 2x प्लस सी। अब सी की अलग अलग वैल्यूज के लिए मुझे अलग अलग कर्व मिलेगा, स्लोप तो सभी लाइंस का पैरेलल लाइंस मिलेंगी, ये भी तो है कर्व पैरेलल मिलेगा, पूरा का पूरा शिफ्ट होगा, सिर्फ इतने चेंजेस आएंगे। तो अगर मैं बात करूं, हाँ इस तरीके से पूरा का पूरा कर्व शिफ्ट होता रहेगा और इस कर्व की शिफ्टिंग के हिसाब से सी की अलग अलग वैल्यूज़ में अलग अलग कर्व मिलेगा। ये मुझे सी की वैल्यू -1 पे मिलेगा अगर ये मैं अपने पॉइंट -1 को 0,-1 लिया है। 0,0 के लिए सी की वैल्यू 0 और 0,1 के लिए सी की वैल्यू 1। अगर मैं ऐड करूँगा इसमें तो ये वैल्यूज़ मुझे ये कर्व मुझे मिलते रहेंगे। इसमें कोई समस्या है क्या यार? यानी फैमिली ऑफ कर्व मिलेगा अलग अलग सी की वैल्यू के लिए। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इससे समझ में आएगा तुम्हें कि मैंने एक फंक्शन लिया एक्स स्क्वायर, उसको मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया डी बाई डी एक्स, तो क्या बनेगा 2x बनेगा। यानी कि अगर मेरे पास कोई 2x फंक्शन होता और अगर इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा होता, अगर मुझे कोई फंक्शन बनाना होता जिसका y इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx के बराबर कोई y है, तो इंटीग्रेशन 2x dx मुझे पता था एक्स स्क्वायर बनेगा, प्लस में कोई कांस्टेंट c भी हो सकता था। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस सी का डिफ्रेंशिएशन हमें नहीं पता था ना कि c क्या था, उसका डिफ्रेंशिएशन 2x था तो इंटीग्रेट करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब अगर मैं c की अलग अलग वैल्यूज रखूंगा तो मुझे c की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए क्या मिलेगा, अलग अलग कर्व मिलेंगे, मतलब कर्व वैसा ही मिलेगा, शिफ्टेड कर्व मिलेंगे। पहला अगर मैं देखूं c की वैल्यू 0 हुआ तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मिलेगा, जिसमें x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 0 होगी। दूसरा अगर मैं देखूं c इक्वल टू 1 लूँगा तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा, जिसमें x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 1 मिलेगी। तीसरा अगर मैं बात करूं कि c की वैल्यू 2 लूँगा तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 बनेगा, जिसमें x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 2 बनेगी। समझ में आई क्या यार? एक और अगर मैं लूँ कि c की वैल्यू -1 ले ली मैंने तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 बनेगा c की वैल्यू वहाँ पर रखने पर, और x की वैल्यू 0 पे उसका y की वैल्यू -1। यानी कि y में जब x की वैल्यू 0 है तो y में जो ग्राफ बनेगा उसकी वैल्यू c के हिसाब से शिफ्ट हो जाएगी, नहीं पूरा का पूरा ग्राफ ही c के हिसाब से शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, ये मान लो मैंने x और y एक्सिस बना लिए हैं, x एक्सिस y एक्सिस। सबसे पहले मैं अगर c इक्वल टू 0 वाला ग्राफ बनाना चाहूँ तो c इक्वल टू 0 वाला, ये क्योंकि एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पैराबोलिक ग्राफ बनेगा और पैराबोलिक ग्राफ कुछ इस तरीके का बन जाएगा ये, ठीक है। हाँ ये पैराबोलिक ग्राफ बन जाएगा। अब ये c 0 के लिए था, ये c इक्वल टू 0 के लिए था। अगर कोई ग्राफ मैं बनाना चाहता हूँ c की वैल्यू 1 के लिए, सेकंड नंबर पे जो था c की वैल्यू 1 मान लो यहाँ पे है, ये कोऑर्डिनेट 0,1 है, तो यहाँ से पास होगा, पूरा का पूरा ग्राफ एक एक वैल्यू से शिफ्ट हो जाएगा। और ये जो, इसको कलर चेंज कर देता हूँ तो तुम्हें ज़्यादा सही दिखेगा। चलो इस कलर का ले लेते हैं, नहीं ये भी ढंग से नहीं दिख रहा, ठीक है इस कलर से ले लेते हैं। इस कलर के लिए दिखूंगा तो c की वैल्यू ये 1 बनेगा इसके लिए, क्लियर है। 2 के लिए ये ऊपर और शिफ्ट हो जाएगा, -1 के लिए वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो सिमिलरली अगर मैं 2 के लिए बात करूंगा तो x की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू 2, c की वैल्यू 2 के लिए ये कर्व 0,2 से पास होगा, और इसको चलो येलो कलर में बना देते हैं, तो ये c की वैल्यू 2 के लिए ये कर्व बनेगा। और अगर मैं बात करूं -1 के लिए तो ये -1 कुछ कोऑर्डिनेट यहाँ पे आएगा, तो इसके लिए ये जो ग्राफ बनेगा
ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ये सी की वैल्यू -1 के लिए। समझ में आई क्या बात? और ये कहाँ से पास होगा? 0,-1 से, ये 0,0 से। तो फैमिली ऑफ कर्व मिलेगी अगर हम क्या बोलते हैं इसको, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो। ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हम करेंगे तो हमें फैमिली ऑफ कर्व मिलेगा अलग अलग सी की वैल्यूज़ के लिए। तो अब तुम्हें आई होप समझ में आया होगा कि सी की क्या वैल्यू है इंटीग्रेशन के अंदर और किस तरीके से सी इम्पैक्ट करेगा। सी नहीं लेंगे तो क्या चीज़ें बदल जाएंगे। सी नहीं लेंगे तो सिर्फ एक कर्व मिलेगा, जरूरी नहीं है वही तुम्हारा फाइनल आंसर हो। किसी ने इंटीग्रेशन किसी और कांस्टेंट के साथ किया होगा तो फिर तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। तो तुम्हें सी लिखना जरूरी है, कंडीशंस के हिसाब से वो सी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। समझ में आ गई बात? चलो क्लियर है। तो आगे चलते हैं। दूसरा होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन ये तुम्हें कोई फिक्स वैल्यू दे देगा, यानी कि डेफिनेट वैल्यू होगी इसकी कोई, है ना। इसमें तुम्हें कर्व नहीं मिलेंगे या फैमिली ऑफ कर्व नहीं मिलेगा, ये एक डेफिनेट वैल्यू मिलेगी। इसमें क्या है कि तुम इंटीग्रेशन उसी तरीके से करोगे। कोई भी फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, उसका डिफरेंशिएशन मान लो कुछ एफ डैश एक्स आ गया, तो वापस से एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करोगे, एफ डैश एक्स का वापस इंटीग्रेशन करोगे तो तुम्हें एफ एक्स मिल जाएगा, है ना। अगर मैं बोलूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, अगर कोई एफ डैश एक्स था तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करने पर तुम्हें मिल जाएगा वापस से एफ एक्स। और इसमें अगर तुम किसी फिक्स्ड वैल्यू एक्स की किसी फिक्स्ड वैल्यू के बीच में तुम इंटीग्रेट कर रहे हो उसको, कि एक्स की वैल्यू इनिशियल इससे लेकर के एक्स की वैल्यू फाइनल इससे लेकर के, अगर तुम इसको इंटीग्रेट कर रहे हो तो जो फंक्शन बना फाइनली एफ एक्स, उसमें इनिशियल और फाइनल वैल्यूज रखनी पड़ेंगी। तो उसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि पहले तुम इस जो इंटीग्रेट करने के बाद जो फंक्शन आया उसमें पहले फाइनल लिमिट या फिर बोलूँ अपर लिमिट रखोगे, उसमें एक्स की जगह एक्स फाइनल लिखोगे, माइनस फिर लोअर लिमिट रखोगे एक्स इनिशियल और माइनस कर दोगे, तो ये तुम्हारी एक डेफिनेट वैल्यू निकल के आएगी, वेल डिफाइंड वैल्यू। इसको हम अपर लिमिट के साथ साथ में फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं, इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू, या फिर इनिशियल लिमिट से फाइनल लिमिट, लोअर लिमिट से फाइनल लिमिट, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। तो जब इसकी जो फाइनाइट वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, उस फंक्शन में जो इंटीग्रेट होकर आया उसमें फाइनल लिमिट रखो माइनस इनिशियल लिमिट रखो, और वो जो फंक्शन बनेगा ये तुम्हें एक डिफाइंड वेल डिफाइंड वैल्यू बोलेंगे, या फिर एक फिक्स्ड वैल्यू देगा, ये तुम्हें एक फिक्स्ड वैल्यू देगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये रोल है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन तुम्हें फैमिली कर्व की फैमिली देता है सी की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए। डेफिनेट इंटीग्रेशन तुम्हें एक फाइनल फिक्स्ड वैल्यू देता है कि इसकी वैल्यू इतनी बनेगी, है ना। वो कर्व नहीं बनाता तुम्हारे लिए, वो एक वैल्यू कैलकुलेट करके देता है तुम्हें। इसका क्या मीनिंग है? डिटेल्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। इस लेक्चर में हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करेंगे, जिसमें कांस्टेंट हमें नहीं पता कितना होगा और हम उसमें कोई लिमिट्स वगैरह नहीं लगा रहे होंगे, हम किसी जनरल फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे होंगे। और लिमिट्स से क्या फ़र्क पड़ता है, लिमिट्स किस तरीके से एक तुम्हें फिक्स्ड वैल्यू देंगी और उसका क्या ग्राफिकल मीनिंग है, बहुत ही डिटेल में अच्छे तरीके से, मतलब कि अच्छे फील वाली लेवल में, कि इंटीग्रेशन में लिमिट्स रखने का क्या रूल है। और जैसे तुमने अगर डिफरेंशिएशन के लेक्चर करे होंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ तुम्हें इतनी अच्छी फील आई होगी कि डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मीनिंग किस तरीके से डिफाइंड है और उसके क्या अच्छे अच्छे यूजेस हो सकते हैं, है ना। और किस तरीके से हम उसको फिजिक्स में काम में लेंगे वो तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सेम तरीके से हम इंटीग्रेशन में करेंगे, इतने अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे कि तुम जब लेक्चर करोगे तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा और काफ़ी चीज़ें तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगी फिजिक्स में आगे की। तो ग्राफिकल मीनिंग इसका अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी सिर्फ इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, किसी फंक्शन को जनरल इंटीग्रेट करना सीखते हैं कि कहाँ से वो डिफरेंशिएट होकर आया होगा तो वापस प्रोसेस में कहाँ पे पहुँचेंगे, फिर उसका यूज क्या है, फिर उस पर चलेंगे। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पे वापस आते हैं। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि अगर कोई फंक्शन है x की पावर n+1, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होता है, पावर आगे आ जाती है n+1 और उसका इंटीग्रेशन बन जाएगा, जो पावर है वो x से कम हो जाती है, x n+1 में से -1 हो गया तो n बच गया, यानी x की पावर n+1 का इंटीग्रेशन जो डिफरेंशिएशन होगा वो n+1 x की पावर n बनेगा। अब अगर कोई हमसे ये पूछ ले कि x की पावर n dx कहाँ से, इसका इंटीग्रेशन कहाँ से आएगा, ये x की पावर n dx यानी कि x की पावर n का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, ये कहाँ से आएगा। तो ध्यान से सुनो, अगर मैंने देखा कि x की पावर n कब बनेगी, किसके डिफरेंशिएशन से x की पावर n बन सकती है, x की पावर अगर n+1 होगी तो उसके डिफरेंशिएशन से n की पावर n+1 -1 n बन सकता था। तो मुझे ये तो आइडिया था कि जो डिफरेंशिएशन होगा वो
एक्स की पावर एन, वो एक्स की पावर एन प्लस वन का डिफ्रेंशिएशन होगा, जो कि मैंने ऊपर लिख भी रखा है। तो मैं लिखूंगा कि जो एन प्लस वन हमें मिला वो एक्स की पावर एन प्लस वन का डिफ्रेंशिएशन करने से हमें मिला एन प्लस वन एक्स की पावर एन। अब अगर मैं बोलूं कि डी ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन प्लस वन किसके रेस्पेक्ट में हुआ, वो हो चुका है इक्वल टू एन प्लस वन एक्स की पावर एन, और डी एक्स में इधर लेके गया। अब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, या फिर मैं बोलूँ कि इस एन प्लस वन को इधर लेके आओ, तो ये बन जाएगा वन अपॉन में एन प्लस वन, या फिर मैं इसी के साथ लिख दूँ एक तरीके से, ऐसे ना लिख के तुम इसी तरीके से देख लो, तुम्हें ज़्यादा बेटर फीलिंग आ जाएगी। इस एन प्लस वन को अब इधर लेके आओ, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, क्योंकि डिफरेंशिएशन में जब कांस्टेंट होता है मल्टीप्लिकेशन में एक्स की किसी पावर फंक्शन के साथ में, तो कांस्टेंट ऐसे कैसे रहता है, उसका कोई यूज़ नहीं होता। एक्स का जो फंक्शन उसी का डिफरेंशिएशन होता है। तो जैसे अगर ये इस तरीके का फंक्शन भी होता तो इसका भी तो डिफरेंशिएशन एक्स की पावर एन ही होता। समझ में आई क्या यार? इसका डिफरेंशिएशन एक्स की पावर एन ही होता, क्योंकि जो एन प्लस वन आना था एक तरीके से मैंने दोनों तरफ एन प्लस वन से डिवाइड करा, तो ये एन प्लस वन एक्स की पावर एन अपॉन में एन प्लस वन, दोनों तरफ एक कट गया और एक्स की पावर एन बचा। यानी कि जो एक्स की पावर एन बनता है वो किसके डिफरेंशिएशन से बनता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन। तो अगर मैं बोलूं कि जो एक्स की पावर एन प्लस वन सॉरी एक्स की पावर एन का जो इंटीग्रेशन होगा वो अगर इसके डिफरेंशिएशन से ये आया तो इसके इंटीग्रेशन से ये बनेगा एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन। और कांस्टेंट तो हमें ऐड करना ही पड़ता है कि हमें नहीं पता था कि इनिशियली कोई कांस्टेंट था कि नहीं था, नहीं भी होगा तो हम लिख देंगे, हमें रिस्क नहीं लेना। हम एक फिक्स्ड हम एक फुली फ्लैश्ड फंक्शन देंगे, तुम्हारे कंडीशन के हिसाब से तुम सी की वैल्यू कैलकुलेट करते रहो। समझ में आई क्या यार? तो एक्स की पावर एन का जो इंटीग्रेशन बनेगा वो एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट सी बनेगा। इसमें कोई समस्या? क्लियर है? तो अगर मैं बोलूं, अगर इतना समझ में आ रहा है तो मैं बोलूं कि कोई भी y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक फंक्शन और है, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो डी वाई बाई डी एक्स जो बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स बनेगा बेटा वो a इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन प्लस बी का जीरो, तो ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन जो बनेगा वो a बनेगा। ये क्लियर है? अगर ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन अगर a बन रहा है तो इंटीग्रेशन मैं इस एक तरीके से समझ लो कि डी वाई को इस तरफ रख लो और उधर ले जाओ ए डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करो। डी वाई का इंटीग्रेशन, भाई वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई है और विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो डी वाई का इंटीग्रेशन तो वाई बन जाएगा, और वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट करने पर ए बना था, तो ए का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में करने पर डी एक्स के साथ में एक्स के रेस्पेक्ट में करने पर वो बन जाएगा ए एक्स प्लस बी। यही बनना चाहिए ना भाई, इसका डिफरेंशिएशन ये था तो इसका इंटीग्रेशन ये बनना चाहिए। तो बी एक कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है, सी की तरह कांस्टेंट ही तो है वो, साथ में ए के साथ में एक्स की पावर वन आ गई। क्लियर हुआ? यानी कि एक ऐसा रूल बन रहा है, कोई भी वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स बना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ फॉर वाई एज ए फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी। अगर सिर्फ एक्स होता उसकी जगह अगर मैं ए एक्स प्लस बी रख दूँ तो डिफ्रेंशिएशन करूँगा डी वाई बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन अगर करूँगा डी वाई बाई डी एक्स का तो ये डिफ्रेंशिएशन होगा ए एक्स प्लस बी का इनटू, जब ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन होगा तो वो ए बनेगा। जैसे साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन करूँ, साइन का तो लिख दूंगा कोस ए एक्स प्लस बी और फिर अंदर ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन करूंगा तो ए। तो जब भी कोई ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन होगा तो उस ए एक्स प्लस बी के डिफरेंशिएशन में सबसे पहले तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, फिर अंदर ए एक्स प्लस बी है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए आ जाएगा। तो अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहता हूँ, एफ डैश ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ, कोई भी फंक्शन जो बना एफ डैश ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ डी एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इस ए को उधर ले जाना पड़ेगा, तो ये वन अपॉन में ए और ये इंटीग्रेशन डी वाई, इस तरीके से लिखूँ मैं इसको तो तुम्हें समझ में आएगा, डी वाई अपॉन में ए इक्वल टू एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब इधर इंटीग्रेशन का सिंबल लगाऊं, इधर इंटीग्रेशन का सिंबल लगाऊं, तो ए तो कांस्टेंट था तो वो तो बाहर रह गया, ये तो कांस्टेंट था वो बाहर रह गया और इंटीग्रेशन डी वाई बन गया, और इधर ये एफ डैश ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो जो डिफरेंशिएट होके आया था उसका इंटीग्रेट करूंगा। तो इंटीग्रेशन में अगर ए एक्स प्लस बी का फंक्शन है, सिंपल एक्स का फंक्शन होता तो वैसे कि वैसे इंटीग्रेट हो जाता, लेकिन अगर ए एक्स प्लस बी का फंक्शन है तो उसमें एक्स का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई क्या बनेगा, वाई बनेगा, और वाई कितना है एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन में ए। समझ में आई क्या बात? कुछ समस्या है क्या? कि जब डिफरेंशिएशन होगा तब तो ए मल्टीप्लाई में आएगा, लेकिन जब इंटीग्रेशन होगा तो ए डिवीजन में आएगा, है ना। ये एक तरीके से जो डिफरेंशिएशन के समय जो कांस्टेंट बाहर आया था उसी को तो तुम वापस ले जा रहे हो। तो डिफरेंशिएशन के समय जो कांस्टेंट एक्स का होता है वो मल्टीप्लाई होता है, तो इंटीग्रेशन के समय एक्स का कांस्टेंट वो डिवीजन में जाएगा।
समझ में आई बात? तो इससे हम ये लिख सकते हैं, इसे हम एक रिजल्ट के फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि ये जो बनेगा रिजल्ट के फॉर्मेट में अगर लिखना चाहूँ तो इंटीग्रेशन एफ डैश ए एक्स प्लस बी, जो डिफ्रेंशिएशन हुआ है एफ का, एफ डैश ए एक्स प्लस बी, अगर इसको वापस से इंटीग्रेट करोगे तो एफ डैश करते समय ए यहाँ पे आया होगा, है ना, डिफ्रेंशिएट करते समय, तो इसको तुम उधर भेज दो तो ये बन जाएगा। अगर ए नहीं है तो वो उधर की तरफ होगा, ये ए एक्स प्लस बी, इसका इंटीग्रेट होकर के वापस से एक्स प्लस बी बन जाएगा, लेकिन डिवीजन में ए चला जाएगा, प्लस में कॉन्स्टेंट सी। कोई समझ में आएगा बात? तो अगर किसी एक्स के फंक्शन को करोगे तो एक्स का कोएफिशिएंट क्योंकि सिंपल 1 है, तब तो कोई चक्कर ही नहीं है, 1 का मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ए एक्स प्लस बी यानी एक्स का कोई कोएफिशिएंट है तो डिफरेंशिएशन में वो मल्टीप्लाई में आता है, तो इंटीग्रेशन में वो डिवीजन में आएगा। ये याद रखना है तुम्हें, है ना। कोई एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात कर लूँ कि ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया, इस एग्जाम्पल को यहीं रख लेते हैं इसी में, इसके साथ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोस ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन देखूँ, तो अगर सिंपल कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता तो हमें ये देखना होता कि कोस एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, कोस एक्स डिफरेंशिएशन किसका है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है। मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स वो क्या बनेगा, साइन एक्स प्लस में सी, सी तो कांस्टेंट में ऐड करना ही पड़ता है इंटीग्रेशन के टाइम पे, अगर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कोई लिमिट्स वगैरह नहीं है तो इंटीग्रेशन कोस एक्स डी एक्स, हमें पता था कि कोस एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, साइन एक्स का। तो अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स है तो कोस एक्स का वापस इंटीग्रेट करेंगे तो साइन एक्स पे पहुंच जाएंगे। साथ में कांस्टेंट सी हमने ऐड कर दिया कि कुछ होगा कांस्टेंट तो वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा, अदरवाइज वो 0 हो जाएगा। अगर कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी है तो अगर मैं सिंपली कोस ए एक्स प्लस बी किसका डिफरेंशिएशन हो सकता था, साइन ए एक्स प्लस बी का। अगर मैं साइन ए एक्स प्लस बी, अभी तक हमने इंटीग्रेशन करना सीखा नहीं है, तो तुम्हें अगर ये लग रहा हो कि यार ये थोड़ी सी हमें याद करने की चीजें हैं क्या, कि हर बार मुझे ये ढूंढना पड़ेगा क्या, तो नहीं, ढूंढना नहीं पड़ेगा, तुम्हें प्रोसेस सिखाई जाएगी। अभी के लिए मैं तुम्हें सिर्फ समझा रहा हूँ कि रिवर्स कैसे बनेंगी चीजें। तो साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, ये क्या बनेगा, कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो ए, यानी कि अगर मैं ए टाइम्स कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन करता तो मुझे वापस से साइन ए एक्स प्लस बी मिल जाता। बट क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन करना है तो इस ए को मुझे उधर लेके जाना पड़ेगा और ये मिलेगा मुझे 1/a साइन ए एक्स प्लस बी। यानी वही बात हो रही है कि इंटीग्रेशन वैसे ही हो रहा है जैसे कोस एक्स का होना था अंदर के फंक्शन के साथ में, बट जो एक्स का कोफिशिएंट है वो डिवीजन में आ गया है। समझ में आई क्या बात? ये जो एक्स का कोफिशिएंट था वो डिवीजन में आ गया है। तो अगर मैं बात करूं, कोई तुम्हें इंटीग्रेशन निकालना है, अगर तुम्हें कोई इंटीग्रेशन निकालना है और इंटीग्रेशन आई से निकले, कोई फंक्शन है इंटीग्रेशन का एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, तो ये क्या होगा इसके साथ में, इसके साथ में वही चीज़ होगी। इसको मैं बोलूँगा कि ये इंटीग्रेट सिमिलर एज एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी को छोड़ो, तुम एफ ऑफ एक्स की तरह इंटीग्रेट कर दो उसको और एक्स को एक्स प्लस बी की तरह ट्रीट कर लो, देन डिवाइड बाई ए, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इसको थोड़ा इधर करके लिख देते हैं तो एक लाइन में आ जाएगा। ये जो ए है तुम्हारा वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का, एक्स का कोफिशिएंट जो है वो ए है तो एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा। ये रूल हमने बना लिया। तो इसी तरीके से सारे रूल बने हैं और उसके हिसाब से हमने अलग अलग इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बना रखे हैं। फिर तो अब हम हर एक चीज़ का वापस से रिवर्स प्रोसेस करके तो देखेंगे नहीं, हमने कुछ रूल बनाए हैं उसके हिसाब से हम इंटीग्रेट करेंगे। तो उस इंटीग्रेशन के हिसाब से हमने फॉर्मूले बनाए और वो फॉर्मूले वही हैं जो तुमने डिफरेंशिएशन में सीखे हैं, उनकी रिवर्स प्रोसेस है एक तरीके से। समझ में आ गई क्या बात? तो ये चीज़ें अच्छे से समझ लो, है ना। बस ये याद रख लो कि एक तो ये रिजल्ट कि अगर ए एक्स प्लस बी वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो एक्स की तरह ही करना है, बस एक्स का कोएफिशिएंट जो ए है उसको डिवाइड कर देना है और जो भी डिफरेंशिएशन हमें इंटीग्रेशन पूछा होगा हमें ये सोचना है कि वो किसका डिफरेंशिएशन है ना, वही फंक्शन उसका इंटीग्रेशन बन जाएगा। तो वो फॉर्मूले अगर हम देखें तो ध्यान से देखो, हाँ ये लिखा हुआ है रिजल्ट। उसके बाद में इंटीग्रेशन फार्मूला जो हमें याद रखने हैं, है ना, वो एक साथ कलेक्ट करके मैंने बना रखे हैं, लिख रखे हैं। ये तुम्हें फॉर्मूले याद रखने हैं।
एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन अभी हमने देखा, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, ये एन की वैल्यू माइनस वन के लिए वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि अगर एन की वैल्यू माइनस वन होगी ना, एन की वैल्यू माइनस वन यहाँ पे रखो तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड वैल्यू आ जाएगी। तो जब एक्स की पावर माइनस वन है तब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। खासकर तुम्हें इसी चीज़ को ध्यान में रखना है कि एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन होता है, वो एक्स पावर माइनस वन के लिए नहीं होता है। एन की वैल्यू माइनस वन यानी एक्स पावर माइनस वन बन जाएगी, तो एक्स पावर माइनस वन या फिर बोलूँ वन बाई एक्स, इसके लिए ये फॉर्मूला नहीं होता है। इसको बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है, गलतियाँ बहुत होती हैं इसमें। प्लस में कॉन्स्टेंट तो चलता ही रहेगा। इंटीग्रेशन ए बोलूँ या इंटीग्रेशन सी बोलूँ, वो सी एक्स प्लस बी बन जाएगा या ए एक्स प्लस बी बन जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन में एक्स उसमें ऐड हो जाता है, वो इसी का एक तरीके से डेरिवेटिव है। इंटीग्रेशन ए डी एक्स में ए तो बाहर कर दो, कॉन्स्टेंट है, और यहाँ पे एक्स की पावर जीरो लिख दो। एक्स की पावर जीरो के लिए तो ये वैलिड है ना ऊपर वाला फॉर्मूला, तो क्या बन जाएगा एक्स की पावर जीरो प्लस वन, ए तो बाहर, एक्स की पावर जीरो प्लस वन अपॉन में डिनोमिनेटर में भी जीरो प्लस वन, और प्लस में कांस्टेंट को हमने बी लिख दिया मान लो इस बार, तो ये ए टाइम्स एक्स प्लस बी बन गया, डिनोमिनेटर में वन ऊपर एक्स की पावर वन। तो एक्स की पावर जीरो थी वो एक बढ़ के वन हो जाएगी। तो इंटीग्रेशन में होता क्या है, एक्स की वैल्यू माइनस वन के अलावा चाहे माइनस टू माइनस फाइव जो मर्जी हो, माइनस थ्री बाई टू हो, वन प्लस का फाइव बाई टू हो, कुछ भी हो, माइनस वन को छोड़ के सभी में यही होगा कि पावर जो होगी एक से बढ़ जाएगी। डिफरेंशिएशन में पावर आगे आती थी और पावर माइनस वन हो जाती थी, डिफरेंशिएशन में पावर्स माइनस कम होती जाती है, इंटीग्रेशन में पावर्स बढ़ती जाती हैं। डिफरेंशिएशन में पावर आगे मल्टीप्लाई में होती है, इंटीग्रेशन में पावर जो बनी वो डिवाइड में जाती है। तो रिवर्स प्रोसेस ही तो है, वही तो चल रहा है सब कुछ। तो इस तरीके से अगर एक्स की पावर जीरो है यानी कि एक्स नहीं है, तो इंटीग्रेशन में एक्स पावर वन बन जाएगा। समझ में आई क्या बात? दूसरा साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? अब तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि साइन एक्स किसका डिफरेंशिएशन है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स किसका डिफरेंशिएशन है? अगर मैं देखूँ यहीं पे साइड्स में ये लिस्ट बनाते जाना, ये लिस्ट तुम्हें याद रखनी है, मैं तुम्हें इनके बताते जाता हूँ कि किस किस तरीके से तुम इसको सोच सकते हो। भाई कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स है, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस का साइन एक्स आएगा, यानी कि साइन एक्स का और माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो कोस एक्स बनेगा। लेकिन हमें इंटीग्रेशन साइन एक्स का करना है, तो ये माइनस मुझे इधर लेके आना पड़ेगा, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स बन जाएगा। फिर समझ में आई क्या यार? ठीक है, इस तरीके से तुम याद रख सकते हो। बाकी कोस एक्स का इंटीग्रेशन, कोस एक्स किसका डिफरेंशिएशन है? साइन एक्स का। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अगर कोस एक्स है तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स बन जाएगा। साइन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कोस एक्स। अभी ऊपर देखा हमने, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स है, तो साइन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन भी माइनस कोस ए एक्स प्लस बी। जैसे ए एक्स प्लस बी के लिए ऊपर हमने पढ़ा कि ए एक्स प्लस बी को एक्स की तरह ट्रीट करा जा सकता है, बस इंटीग्रेशन में एक्स का जो कोफिशिएंट है ए उससे डिवाइड कर देना है और वो सिंपल एक्स की तरह इंटीग्रेट हो जाएगा। तो सिंपल साइन ए एक्स प्लस बी के इंटीग्रेशन में क्या करना है, माइनस कोस एक्स प्लस बी वो बन जाएगा माइनस कोस एक्स की तरह, ये जो था, तो माइनस कोस एक्स की जगह एक्स प्लस बी डिवाइड में एक्स का कोफिशिएंट जो ए है उसको डिवाइड कर दो। ये प्रोसेस तुम्हें याद रख लेनी है ना, ताकि इंटीग्रेशन तुम आसानी से चीज़ों के कर पाओ। हर एक फॉर्मूले का डेरिवेशन हम नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि हमें डेरिवेशन के थ्रू करने बैठेंगे तो क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो डेरिवेशन में तुम्हें बताया कि किस तरीके से अप्रोच बनाई जा सकती है, बट अब उसके रिजल्ट हम याद रखेंगे तो हम चीज़ें जल्दी से कर पाएंगे। इंटीग्रेशन कोस ए एक्स प्लस बी, भाई कोस किसका डिफरेंशिएशन है? साइन का। तो कोस का इंटीग्रेशन, साइन का डिफरेंशिएशन कोस, तो कोस का इंटीग्रेशन साइन। अब ए एक्स प्लस बी था तो ए एक्स प्लस बी और एक्स का कोएफिशिएंट ए जो है वो डिवाइड में आ जाएगा। लेकिन ये तभी वैलिड जब ए एक्स प्लस बी, एक्स का लीनियर फंक्शन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी होगा तो नहीं लगेगा, ये सिर्फ ए एक्स प्लस बी, एक्स की पावर वन होना जरूरी है। तो ये जो रिजल्ट है इसमें एक तरीके से ये लिख लो कि ये एक्स की पावर वन होना जरूरी है। समझ में आई बात? एक्स पावर वन होना जरूरी है, माइनस वन जीरो उसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ वन। उसके बाद ई की पावर एक्स का, भाई ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स है तो उसका इंटीग्रेशन भी की पावर एक्स ही होगा। और कांस्टेंट सी तो देखो हमें ऐड करना ही है, कि हमें नहीं पता कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट था कि नहीं था। हम यहाँ पे अगर होंगे तो इस वापस जाने के लिए यहाँ पे अगर हैं तो हमें पता है कि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स है, उसको इंटीग्रेशन करते समय ई की पावर एक्स प्लस सी करेंगे, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही बनता है, सी का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो हमें इंटीग्रेशन में हमेशा कॉन्स्टेंट सी ऐड करना है, अगर वो डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं है तो, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो। ई की पावर ए एक्स प्लस बी में वापस से ई की पावर एक्स की तरह ट्रीट करना है इसको, तो ई की पावर रो कैसे लिख दिया, ई बनेगा ये, तो ई की पावर एक्स की तरह ही बन जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस बी, और एक्स का जो कोएफिशिएंट ए है वो डिवाइड में आ जाएगा प्लस सी। ए की पावर एक्स किसका डिफरेंशिएशन, अगर मैं डिफरेंशिएशन देखूं ए की पावर एक्स का, तो वो ए की पावर एक्स एल एन ए बनता था। तो एक्स की पावर ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, ए की पावर एक्स अपॉन में एल एन ए, जो मल्टीप्लाई में आता था कोएफिशिएंट वो डिवाइड में आ जाएगा एल एन ए। डिफरेंशिएशन करता तो ए तुम्हारा इसका ई की पावर ए एक्स प्लस बी इंटू इसका डिफरेंशिएट करते तो ए मल्टीप्लाई में आता ना,
डिफ्रेंशिएशन में, तो इंटीग्रेशन में वो डिवाइड में आएगा। सिमिलरली ए की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता था ए की पावर एक्स एल एन ए, तो इंटीग्रेशन में क्या बन जाएगा, ए की पावर एक्स अपॉन में एल एन ए, है ना। उसी से याद रखना है जो पहले करे हैं। उसके बाद में 1/x, जो मैंने ऊपर स्पेशली मना करा था कि n की वैल्यू -1 के लिए, x की पावर n में n की वैल्यू -1 के लिए फॉर्मूला वैलिड नहीं होता है, x पर अगर -1 होगा तो ये 1/x बनेगा। और 1/x का इंटीग्रेशन, 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता था, हम अगर याद करें तो ln x का, तो ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता था और 1/x का इंटीग्रेशन ln x बनेगा। तो हम उसमें वो फॉर्मूला यूज भी नहीं कर सकते, और उसमें अगर यूज करेंगे तो हमें भी पता है कि वो इनडेफिनेट वैल्यू आएगी। यहाँ पे -1 रखेंगे तो ये 0 बनेगा, इनडेफिनेट वैल्यू, वो वैसे भी फॉर्मूला वैलिड नहीं हो रहा वहाँ पे। तो हमें इस तरीके से करना है फिर 1/x का इंटीग्रेशन ln x प्लस सी, 1 अपॉन में ax प्लस बी, भाई वो 1/x की तरह ट्रीट करना है x प्लस बी के फंक्शन को। जैसे 1/x का इंटीग्रेशन ln x है तो 1/ax प्लस बी का ln ax प्लस बी, और x का कोएफिशिएंट डिवाइड कर देंगे a। क्लियर है। sec स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन था, tan x का, तो इसका इंटीग्रेशन tan x बन जाएगा। sec x tan x किसके डिफरेंशिएशन से आता था, sec x के डिफरेंशिएशन से, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x बन जाएगा। cos स्क्वायर x, कोट x का डिफरेंशिएशन माइनस का कोसेक स्क्वायर x था, तो कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस कोट x बन जाएगा। माइनस इधर की बजाय हमने इधर लगा दिया, इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दूसरी तरफ चला जाता है माइनस। तो कोसेक x कोट x किसका डिफरेंशिएशन था, कोसेक x का, कोसेक x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक का कोट था, लेकिन यहाँ पे माइनस ना लगा करके यहाँ पे लगा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस ये माइनस बन जाएगा। तो अगर ये इसका डिफरेंशिएशन था तो इसका इंटीग्रेशन माइनस का कोसेक x प्लस सी बन जाएगा। ये फॉर्मूले वही है जिसमें जो तुमने डिफरेंशिएशन में सीखे थे, डिफरेंशिएशन वाले को याद रख लोगे तो उसका रिवर्स करके तुम इंटीग्रेशन वाले अपने आप याद रख लोगे। समझ में आई क्या यार। दूसरा, ये फॉर्मूले तो हम याद कर लेंगे, है ना, याद करने ही पड़ेंगे, मतलब ये नहीं बोल रहा कि तुम्हें चीज़ें हमेशा समझनी चाहिए कि कैसे प्रोसेस होता है, बट कुछ चीज़ें हमें याद भी करनी पड़ेंगी। चीज़ों को जल्दी सोल्व करने, क्वेश्चन जल्दी सोल्व करने के लिए हमें याद करनी पड़ेंगी, कुछ रिजल्ट्स हमें याद रखने पड़ेंगे। अदरवाइज हम बेसिक से हर बार करने लग गए तो हम उतनी स्पीड नहीं बना पाएंगे और क्वेश्चंस की उतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर पाएंगे, हम सिर्फ कैलकुलेशन में उलझ के रह जाएंगे, कैलकुलेशन जीरो से करते रहेंगे हम, है ना। रिजल्ट याद रखना ऐसा नहीं होता कि चीज़ रटने का बराबर है। रिजल्ट याद रखना कि मैं इस जगह पे ये यूज़ कर सकता हूँ, जब जरूरत पड़ेगी मैं ड्राइव भी कर सकता हूँ, लेकिन जरूरत नहीं है तो मैं सिर्फ याद रख के उसको काम चला लूँगा। अगर हम कैलकुलेशन में ही हमेशा चीज़ें ड्राइव करते रह गए, इंटीग्रेशन ही ड्राइव करते रह गए, तो फिजिक्स तो लगा ही नहीं पाएंगे। तो फिजिक्स जो बोला जाता है, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, तो अगर हमें लैंग्वेज में सब चीज़ें पता हों, अगर हमें किसी को बताना है कि मुझे खाना खाना है और मैं खाने का मतलब हम हमेशा समझाता रहूँ कि खाने के लिए मुझे चीज़ें, भाई रोटी बनाओ सब्जी बनाओ और फिर मुझे ला के दो, ऐसा बोलूँ, तो वो सही चीज़ नहीं है। खाने का मतलब खाना है, रोटी सब्जी जो भी चाहिए हमें मिलना चाहिए। तो हम बोलते हैं खाना लेके आओ, वो सब लेके आते हैं, घर पे बोलते हैं ना मम्मी को, मम्मी खाना लेके आओ, तो वो जो भी खाना बनाओ, तो जो भी खाने की चीज़ें होती हैं वो सब लेके आ जाती हैं, भाई लोग खा लो। तो हर बार हम वो चीज़ें प्रोसेस डिफाइन थोड़ी करेंगे, चीज़ें आसान रखनी है हमें ज़िंदगी में, तो हम कुछ रिजल्ट्स याद रख लेंगे, तो उस वजह से तुम्हें ये रिजल्ट्स याद रखने हैं। रटना उस चीज़ को बोलते हैं कि हर क्वेश्चन की नई अप्रोच बना दी जाए, कि हर क्वेश्चन को इस तरीके से करना, इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना, इस क्वेश्चन को नहीं, वो अप्रोच सेम होनी चाहिए कि तुम कंडीशन क्या लगा रहे हो, गिवन कंडीशन के हिसाब से किस तरीके से सोल्यूशन जाएगा वो हमेशा सेम रहना चाहिए। वो हर क्वेश्चन के हिसाब से तुम्हें याद नहीं करना। उसमें तुम्हें जब फिजिक्स पढ़ोगे तो तुम्हें अच्छे से फील आएगा कि तुम्हें कोई भी क्वेश्चन में अप्रोच याद रखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में जो गिवन डेटा उससे हम कैसे कैलकुलेट करें, कैसे चीज़ें समझेंगे कि हम किस अप्रोच से चलें तो हम आंसर तक पहुंचेंगे। तो उसके लिए बेसिक मैथ्स बड़े अच्छे से आनी तुम्हें ज़रूरत है, और उसके लिए तुम्हें बेसिक मैथ्स के थोड़े रिजल्ट याद रखने पड़ेंगे। उसके अलावा अगर मैं इंटीग्रेट करना है किसी फंक्शन को, उसमें 2-3 फंक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहे हैं, तो जैसे डिफरेंशिएशन में होता था कि उनको अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते थे, वैसे इंटीग्रेशन में भी उनको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई बात। तो अगर इतना समझ में आता है तो हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उस क्वेश्चंस के थ्रू हम इंटीग्रेशन को समझेंगे। अगर तुम्हें थोड़ा भी स्पीड में लग रहा है तो थोड़ा सा स्पीड स्लो करके तुम देख सकते हो। मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि वीडियो बड़ी ज़्यादा लंबी ना हो, बाकी इतनी वो भी है नहीं, चीज़ें आसानी से समझने वाली चीज़ें हैं, तो तुम समझ रहे होगे। हमें एक इंटीग्रेशन निकालना 3x² + 2x + 1, x की पावर n का इंटीग्रेशन जब तक कि पावर -1 ना हो, x की पावर n+1 अपॉन में n+1 होता है, तो इसका इंटीग्रेशन करूंगा अलग से, तो 3 टाइम्स x की पावर 2 + 1 अपॉन में 2 + 1, ये इंटीग्रेशन i की वैल्यू है तो ये i आ जाएगा, प्लस में 2 × x की पावर 1 है तो मैं लिखूंगा x की पावर 1 + 1 अपॉन में 1 + 1, जो भी ऊपर है वो पावर में है वो नीचे, प्लस में कॉन्स्टेंट में जो इंटीग्रेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन 1 × x⁴, x⁴ का इंटीग्रेशन x⁴ 1, अभी तो ऊपर करा ही था,
कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट इंटू एक्स आ जाता है। प्लस में इस पूरे इंटीग्रेशन का एक हर एक जगह से इसका कोई कॉन्स्टेंट आएगा, इसका कॉन्स्टेंट आएगा, इसका C1 C2 C3, इन सभी को मिला करके एक ही कॉन्स्टेंट लिख देते हैं, C1 + C2 + C3, C बन जाएगा कुछ। समझ में आई क्या बात? तो हम अलग अलग अगर एक फंक्शन में बहुत सारे इंटीग्रेशन अलग कर रहे हैं तो उसके लिए अलग अलग कॉन्स्टेंट लिखने के बजाय उन तीनों का एक कंबाइंड कॉन्स्टेंट लिख देंगे। भाई कॉन्स्टेंट ऐड होकर के भी कोई कॉन्स्टेंट ही बनेगा, तो हमने कोई कॉन्स्टेंट सी लिख दिया। तो ये जो इंटीग्रेशन बना वो क्या बन गया, जो नीचे 2 + 1 था ये 2 + 1 कट जाएगा 3 से, ये 1 + 1 2 इस 2 से कट जाएगा और ये इंटीग्रेशन बन जाएगा x³ + x² + x + c, ये इंटीग्रेशन बन जाएगा। कोई समस्या है क्या? तो x⁴n का इस तरीके से इंटीग्रेशन करना है। साइन अब इन तीनों में अलग अलग कर सकते हैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स किसका डिफरेंशिएशन था, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स था, तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेट करते तो कोस एक्स बनता, लेकिन हमें साइन एक्स का इंटीग्रेट करना है तो माइनस दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हम सीधा लिख सकते हैं माइनस कोस एक्स। इस तरीके से हमें याद भी हो जाएंगे। फिर माइनस कोस एक्स का इंटीग्रेशन, कोस एक्स किसका डिफरेंशिएशन था भाई, साइन का डिफरेंशिएशन कोस था, तो कोस का इंटीग्रेशन साइन, ऐसे कैसे, तो ये साइन एक्स प्लस e⁴x का इंटीग्रेशन e⁴x ही होता है, और ये ax + b का फंक्शन x के तरह ट्रीट करा जाता है, ax + b ऐसे कैसे, डिवाइड में जो x कोफिशिएंट होता है a उससे डिवाइड कर दिया जाता है तो उसका इंटीग्रेशन बन जाता है ax + b के फंक्शन का। प्लस में कांस्टेंट आएगा c। कोई समस्या आएगा? नहीं है। अगला सोल्व करो। साइन ax + b जैसा ही तो है ये, 5x + 2 ax + b, a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 2 है, माइनस नेगेटिव भी हो सकती है a और b में से किसी की वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कांस्टेंट होना चाहिए बस वो। तो साइन किसका डिफरेंशिएशन है, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन, तो माइनस के साइन का इंटीग्रेशन कोस, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस, तो ये बन जाएगा माइनस कोस, और ax + b का फंक्शन x की तरह ट्रीट होगा तो ये 5x + 2 ही ऐसे कैसे बन जाएगा, साथ में जो x का कोएफिशिएंट है 5 उससे डिवाइड हो जाएगा, प्लस में कांस्टेंट c। इस तरीके से बोल बोल के दिमाग में सोच सोच के, और कि भाई इसका ऐसे होता है तो मैं ऐसे रिवर्स जाऊंगा तो वो बनेगा, फिर ax + b a की तरह x की तरह इंटीग्रेट होता है, साथ में x का कोएफिशिएंट a वो डिवाइड हो जाता है, इस तरीके से बोल बोल के तुम्हें क्वेश्चन करना है। ठीक है, इसके इंटीग्रेशन में देखूं कोस 3x + 0 लिख सकता हूँ, इसमें a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 0 है, कोई फर्क थोड़ी पड़ता उससे, कुछ भी कॉन्स्टेंट हो सकता था, b 0 बन गया। तो साइन का डिफरेंशिएशन वापस से कोस होता है तो कोस का इंटीग्रेशन साइन ही बनेगा, और ये 3x ऐसे कैसे, और साथ में x का कोएफिशिएंट 3 से डिवाइड हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट c, ये इसका इंटीग्रेशन बन गया। क्लियर है क्या यार? अगला करें x² + 2x + 1। अब इसमें तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ध्यान से सोचो, वीडियो को पॉज करो एक बार के लिए और इसका इंटीग्रेशन करने की कोशिश करो। जैसे तुमने मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन का, क्या यहाँ पे भी तुम लगा सकते हो क्या? अभी तक मैंने तुम्हें वैसे पढ़ाया नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा। मल्टीप्लिकेशन रूल, डिवीजन रूल, ये सब तुम मैथ्स में काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ोगे जब इंटीग्रेशन आएगा। हमारे लिए अभी इतना जानने की जरूरत नहीं है बेसिक मैथ्स में, हमें चीज़ों को आसान बना करके करना है। अगर कोई ऐसा डिफिकल्ट फंक्शन बन भी रहा है तो हमें सोचना है कि वो सिंपल जितना हमने पढ़ा है उसके हिसाब से कैसे कन्वर्ट हो सकता है, उस सिंपल भाषा में, सिंपल स्टेटमेंट में या सिंपल उस कैलकुलेशन में कैसे उसको चेंज किया जा सकता है, वो हमें सोचना है। ध्यान से देखो इसको, क्या तुम अभी तक जो करा है हमने सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले ही सीखे हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाले फंक्शन इंटीग्रेट करना नहीं सीखा है। तो तुम सोचो क्या उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? और अगर तुम सोचोगे तो मैं दिखेगा कि अगर मैं x² को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये बन जाएगा 2x³ + x² dx, और अब ये अलग अलग फंक्शन इंटीग्रेट हो सकते हैं। 2 ऐसे कैसे, x³ का इंटीग्रेशन x⁴/4 है ना, पावर 1 अपॉन में फिर जो पावर बनी वो नीचे डिवाइड n+1 अपॉन में n+1, प्लस में जो x² था उसकी पावर 3 और 3 से नीचे डिवाइड होगा, प्लस में कांस्टेंट c। तो ये जो इंटीग्रेशन बनेगा वो बन जाएगा x⁴/2 + x⁴3/3 प्लस कांस्टेंट, ये इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा। हमें थोड़ा सा ध्यान से करना है इस चीज़ को। क्लियर है? उसके अलावा अगला इंटीग्रेशन सोचो, ध्यान से सोचना है तुम्हें, 1/1 इंटीग्रेशन कि हमने जो पढ़ा उसके हिसाब से कैसे कर सकते हैं। हमने साइन और कोस का मल्टीप्लिकेशन में इंटीग्रेशन कैसे होता है हमने नहीं पढ़ा। क्या मैं इसको सिंपल फॉर्मेट में बदल सकता हूँ? क्या अकेले साइन या अकेले कोस में इसको बदल सकता हूँ क्या? अगर तुम कर पाए अकेले साइन या अकेले कोस में इसको कन्वर्ट कर पाए तो तुम उसका इंटीग्रेशन बता दोगे। फिर उसके लिए हमें पता है कि साइन एक्स कोस एक्स के फॉर्मूले में आते हैं, साइन 2x के फॉर्मूले में साइन 2x 2 साइन एक्स कोस एक्स बनता है। तो अब यहाँ पे 2 तो है ही नहीं, 2 नहीं है तो हमें कोई मना थोड़ी कर सकता लगाने से। हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर देंगे और फिर 2 भी आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन को
करते समय 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे और ये साइन एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स, कोई चीज़ बदल थोड़ी जाएगी। इस फंक्शन को हम साइन 2x लिख सकते हैं और ये 1/2 बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2 और इंटीग्रेशन में साइन 2x, और साइन 2x का इंटीग्रेशन साइन ax प्लस बी की तरह हो जाएगा। साइन ax प्लस बी की तरह इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2, तो ऐसे कैसे, साइन किसका डिफ्रेंशिएशन था, कोस का, कोस का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन, यानी कि माइनस कोस का डिफ्रेंशिएशन साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस, तो ये बन जाएगा इसका इंटीग्रेशन माइनस कोस, और ax प्लस बी को ax प्लस बी की तरह एक्स की तरह ट्रीट करना है, साथ में x कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है जो कि 2 है, तो ये बन जाएगा माइनस कोस 2x/4, ये इसका इंटीग्रेशन बनेगा। अगर तुम इसको डिफ्रेंशिएट करोगे ना बेटा, तुम यहीं पे पहुंच जाओगे। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो सबसे पहले तो तुम पहुंचोगे यहाँ पे, साइन कोस का डिफरेंस माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस बनेगा साइन 2x, और फिर 2x का डिफरेंशिएशन 2 बाहर आएगा, 2 से कट जाएगा 4, 2 बच जाएगा और यहीं पे पहुंच जाओगे। फिर यहाँ से तुम साइन 2x को फॉर्मूला लिखोगे 2 sin x cos x, यहाँ पे पहुंचोगे, 2 से 2 कट जाएगा, तुम वापस यहीं पे पहुंच जाओगे। क्योंकि हमने इंटीग्रेट कराया, तुम यहाँ पे पहुंचे, तो डिफरेंशिएशन में ये पाथ फॉलो करते करते हम यहाँ पे भी पहुंचेंगे, दोनों रिवर्स प्रोसेस ही तो हैं। क्लियर है? क्लियर है तो बेटा अगला क्वेश्चन करो। i = e⁻x 1 + 1 e⁻x, और इसको इंटीग्रेट करना है x के रेस्पेक्ट में dx। सोचो, क्या हम मल्टीप्लिकेशन से हट करके एडिशन सब्ट्रैक्शन में आ सकते हैं क्या? अगर ये सोचोगे, तुम्हें पता है कि e⁻x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो दोनों जगह, तो ये फंक्शन आसान बन जाएगा। ये बन जाएगा इंटीग्रेशन, पहले से मल्टीप्लाई होगा तो e⁻x, और फिर अंदर मल्टीप्लाई होगा e⁻x से e⁻x, तो 1 e⁻x इंटू 1/e⁻x, तो ये बन जाएगा 1, और ये बन जाएगा इंटीग्रेशन। अब e⁻x का इंटीग्रेशन तो सिर्फ e⁻x ही होता है, प्लस में 1 का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 इंटू x⁻0 था तो x⁻1 बन जाएगा, और अपॉन में 1 प्लस c, यानी कि सिंपल e⁻x प्लस x प्लस c। क्लियर है क्या यार? ये इसका इंटीग्रेशन बनेगा। 8th क्वेश्चन में देखें, i = इंटीग्रेशन 1 + sin² x अपॉन में cos² x। बड़ा ही डिफिकल्ट सा क्वेश्चन दिख रहा है, बड़ा ही डिफिकल्ट सा। अब बच्चे क्या करेंगे इसको, या तो ऐसे कर लेंगे कि साइन और बटे कोस को tan कर लेंगे, या तो हम बोलेंगे कि इसको 1 + sin² + cos² को tan² x लिख देंगे dx। 1 + tan² x बनता है sec² x dx। अब देखेंगे sec² x किसका डिफरेंशिएशन है, उसी का ये इंटीग्रेशन बन जाएगा। तो tan x का डिफरेंशिएशन sec² x होता है, तो sec² x का इंटीग्रेशन tan x बन जाएगा, यानी कि ये वैल्यू बनेगी tan x प्लस कॉन्स्टेंट c। दूसरा तरीका ये हो सकता था कि 1 + sin² x + cos² x में एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन cos² x प्लस sin² x अपॉन में cos² x dx, और sin² प्लस cos² बन जाएगा 1, तो 1 अपॉन में cos² x dx, जो कि वापस से बन जाएगा 1 अपॉन में cos² sec² x dx बन जाएगा, और sec² x का इंटीग्रेशन tan x प्लस c। समझ में आई क्या यार? कोई समस्या आएगा इसमें? किसी भी तरीके से कर लो, जितना जो तुम समझ पा रहे हो, जिस तरीके से अप्रोच कर पा रहे हो, सारे सही होते हैं अगर तुम सही कैलकुलेशन सही करनी है, और फॉर्मूला जो इंटीग्रेशन का वो सही तरीके से यूज़ करना है। बाकी प्रोसेस कैसे ही अपना लो, तुम्हारी मर्जी है। समझ में आ गई क्या यार? तो किसी भी गिवन फंक्शन का तुम इंटीग्रेशन करना सीख गए हो। अब कुछ ऐसे इंटीग्रेशन जिसको तुम डायरेक्ट करके तो पता नहीं लगा पाओगे, डायरेक्ट देख के कि कैसे होगा, लेकिन उसके लिए कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, कि स्पेशल तरीके होते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन में था तो इन डिफरेंशिएशन तो हमने सीखा था ना, मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है, इन डिवीजन का रूल क्या है, चेन रूल क्या है, तो हमने अलग अलग तरीके के फंक्शंस के लिए पैटर्न, अलग अलग तरीके के मेथड ढूंढे थे डिफरेंशिएट करने के। वैसे ही अलग अलग तरीके के फंक्शन होंगे, कुछ अलग अलग तरीके की उसमें सिमिलैरिटीज बन रही होंगी फंक्शन में, तो उनके लिए अलग अलग पैटर्न डिफाइन करेंगे इंटीग्रेशन के लिए भी, ताकि आसानी से कर पाएँ। वो सब हम कर रहे हैं कि आसानी से उसको इंटीग्रेट कर पाएँ, उसके अलग अलग मेथड डेवलप कर लेते हैं कि यार ये मेथड इस तरीके के सवालों में ये मेथड लग जाएगा, इससे कर लेना। तो वैसा ही एक अगर मैं एग्जांपल लूँ कि हमें इंटीग्रेट करना है 2x √x² + 1 को, 2x इंटीग्रेट 2x इंटू √x² + 1 को, तो अब तुम इसको अंदर भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते 2x को। समझ में आई क्या बात? और 2x को अंदर मल्टीप्लाई करोगे भी तो ये क्या बन जाएगा, अंदर जाएगा रूट के अंदर तो 4 बनेगा, x⁻2 जाएगा तो 4x⁻4 + 4x²। उसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, पावर 1/2 भी है, चीज़ें डिफिकल्ट हो जाएंगी ना। तो अब हम ऐसे पैटर्न ढूंढेंगे कि इस फंक्शन में ऐसा क्या है जिसको हम किसी तरीके से इंटीग्रेट कर पाएँ। उसके लिए एक नया तरीका सीखते हैं, कुछ ऐसे फंक्शन जिसमें कुछ सिमिलैरिटी होगी। मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरीके के फंक्शन में किस तरीके का मेथड लगेगा। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, उसके लिए हम एक नया तरीका सीखते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन।
और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कब लगेगा कि हम कभी किसी फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, हमें किसी अलग वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा और फिर उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इससे चीज़ें आसान हो जाएंगी इंटीग्रेशन। कैसे? वो तब लगेगा जब इंटीग्रेशन के अंदर तुम्हारा कोई एक फंक्शन अवेलेबल हो और उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी उसी इंटीग्रेशन में कहीं ना कहीं छुपा हुआ हो और दोनों एक जगह पे एग्जिस्ट करते हो, कोई फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन दोनों अगर उसमें हो, जिसका तुम्हें इंटीग्रेट करना है जिस फंक्शन का, उस फंक्शन के अंदर एक फंक्शन हो और उसका डिफरेंशिएशन हो, दोनों अगर एक जगह हो, तब हम इस मेथड का यूज में लेते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे इंटीग्रेट करना हो साइन एक्स, एक फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कोस एक्स, ये एक साथ अवेलेबल हो, तो साइन एक्स इंटू कोस एक्स का हमने ऊपर एक तरीका देखा, उसको टू साइन टू एक्स के फॉर्मूले में कन्वर्ट करके इंटीग्रेट करना। बट ये इस तरीके का भी एक एग्जांपल है, इसमें साइन एक्स फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कोस एक्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। इसको इंटीग्रेट इस तरीके से भी किया जा सकता है जो भी हम पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन के मेथड से। साथ में ऊपर अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिया था कि एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वन का रूट। अब जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वन, इस एक्स स्क्वायर प्लस वन का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, 2x, वो 2x यहाँ पे अवेलेबल था। सिमिलरली एक फंक्शन है साइन एक्स, डिवीजन में है कोस एक्स, वैसे ये क्या बनेगा, tan x बनेगा। तो tan x का इंटीग्रेशन भी इस तरीके से करा सकते हैं, साइन बाई कोस रखे, साइन एक फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कोस यहाँ पे रखा हुआ है, या फिर कोस एक्स एक फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स का, उसका मैग्नीट्यूड माइनस साइन को तो हम माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो यहाँ पे अवेलेबल है। ऐसे फंक्शन जब होंगे तुम्हारे पास में तो उनको तुम सीधे इंटीग्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, tan x का सीधे इंटीग्रेशन कैसे निकाल लोगे, नहीं निकाल पाओगे ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम सब्स्टिट्यूशन के मेथड से हम कर लेंगे तो ज़्यादा आसान पड़ेगा हमें। यानी कैसा होगा, अगर मैं बोलूं, अगर तुम्हारे पास एक ऐसा हो कि मल्टीप्लाई में हो या तो दोनों फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन, या फिर डिवीजन में हो फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन, यानी कि इस तरीके से हो कि नीचे एफ ऑफ एक्स फंक्शन हो और उसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स ऊपर हो और उसको इंटीग्रेट करना हो, या फिर कोई फंक्शन हो और उसके साथ में उसका मल्टीप्लिकेशन डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन उसका मल्टीप्लिकेशन में भी हो, इसको इंटीग्रेट करना हो। ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, देन टेक या फिर लेट हम बोलेंगे एफ ऑफ एक्स जो तुम्हारा फंक्शन है उसको कोई वेरिएबल टी मान लो, के मान लो, पी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल मानना है, और उसको डिफरेंशिएट करो एफ डैश एक्स को, जो कि एफ डैश एक्स डी एक्स तुम्हें डी टी दे देगा। कैसे, मैं लिखूंगा एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन कर, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो लेफ्ट वाले का तो एफ डैश एक्स डिफरेंशिएशन बन जाएगा, और राइट में टी का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में डी टी बाई डी एक्स बनेगा। इसको मैं लिख सकता हूँ एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो मैं क्या करूँगा इसको, या फिर दोनों तरफ पार्शियल डिफरेंशिएशन करो, सिर्फ डिफरेंशिएशन, तो लेफ्ट साइड में एफ डैश एक्स बनेगा और टी का डी टी बनेगा, और सॉरी एफ डैश एक्स, एफ का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स और अंदर एक्स का डी एक्स, राइट में टी का डी टी, या फिर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये एफ डैश एक्स और टी का डी टी बाई डी एक्स, और फिर उसको रीअरेंज कर लो, डी एक्स उधर ले आओ। तो अब होगा क्या, इससे होगा ये कि जो अगर मैं इसको टी से रिप्लेस कर रहा हूँ तो उसका डिफरेंशिएशन इंटू डी एक्स, इसको मैं डी टी से रिप्लेस कर सकता हूँ और एक नया फंक्शन बन जाएगा टी का इंटीग्रेशन, ऊपर देखो डी टी अपॉन में टी, और ये आसान इंटीग्रेशन बन जाता है जो कि हम आसानी से कर पाएंगे। इसलिए हम इस मेथड को डेवलप कर रहे हैं। ये एक ऑब्जर्वेशन से डेवलप हुआ हुआ मेथड है कि ऐसा फंक्शन हो तो इस तरीके से आसानी से किया जा सकता है ना। एंड देन फिर हम क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे, फिर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अगर किसी फंक्शन में वो किसी इंटीग्रेशन में कोई फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन एक साथ मौजूद हो, तो चाहे मल्टीप्लिकेशन में चाहे डिवीजन में फंक्शन नीचे होना चाहिए और डिफरेंशिएशन ऊपर होना चाहिए, तभी हो पाएगा। अदरवाइज डी अगर तुम नीचे लिख दोगे तो इंटीग्रेट कैसे करोगे, डी तो मल्टीप्लाई में होना चाहिए ऊपर, तभी टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, है ना। अगर ऐसे फंक्शन अवेलेबल हों तो हम उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। वन बाई वन हम करके देखेंगे, एग्जाम्पल से सीखेंगे। वैसे समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल से देखते हैं। पहला ही एग्जाम्पल ले लिया, साइन ए एक्स प्लस बी। इसको हमने सीख रखा है कि अगर ए एक्स प्लस बी का कोई फंक्शन हो तो हमने रिवर्स वाले मेथड से स्टार्टिंग में ये मेथड डेवलप कर लिया था कि जब ए एक्स प्लस बी का फंक्शन होगा उसको हमें एक्स की तरह ट्रीट करके साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस ए एक्स प्लस बी, और साथ में एक्स और जो कोफिशिएंट है ए वो नीचे डिवाइड कर देना, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन। अगर मैं देखूँ तो क्या बन जाएगा, कोस का डिफरेंस माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कोस, तो ये बन जाएगा माइनस कोस, और ये ए एक्स प्लस बी ऐसे कैसे डिवाइड बाई एक्स कोफिशिएंट ए नीचे प्लस में सी, ये इंटीग्रेशन बनना चाहिए। तो इस इंटीग्रेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी क्या कर सकते हैं,
डराइव कर सकते हैं कि ये रिजल्ट यही बनेगा। दूसरी अगर हम बात करें कि कोस एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, 2x, तो कोस के अंदर जो भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन बाहर मौजूद है, ये भी इस तरीके से सोल्व हो सकता है। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस वन में एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर, तो 3 तो कॉन्स्टेंट है, उसको तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके हम कहीं भी जनरेट कर सकते हैं। साथ में एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर, वो बाहर अवेलेबल है। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स से, बोलो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स यहाँ पे मौजूद है। साइन ऑफ एल एन एक्स कोई फंक्शन लूँ तो एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x यहाँ पे मौजूद है। इस तरीके से हम 1/x मल्टीप्लाई में लिखो या फिर x को डिवीजन में लिखो, एक ही बात है। इन तरीके के इंटीग्रेशंस को हम सब्स्टिट्यूशन के मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं तो हम करना सीखते हैं 1 by 1। हम पहला ही एग्जाम्पल उठा लेते हैं, इंटीग्रेशन ax प्लस बी, और इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है हमें कि ये जो ax प्लस बी है इसको अगर मैं t मान लूँ, अगर ax प्लस बी को मैं t मान लूँगा तो ये जो कांस्टेंट बनेगा इसका डिफरेंशिएशन a, इसको डिफरेंशिएट करूँगा t के रेस्पेक्ट में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस में b का डिफरेंस 0 इक्वल टू t का डिफरेंस dx dt बाई dx। तो dt को मैं लिख सकता हूँ, सॉरी a इंटू dx को मैं लिख सकता हूँ dt, बट यहाँ पे तो a है ही नहीं इसका डिफरेंशिएशन, बट a नहीं है तो a तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट से तो कोई फर्क वैसे ही नहीं पड़ता। तो मैं dx को dt बाई a भी तो लिख सकता हूँ, वो कांस्टेंट चाहे मल्टीप्लाई में हो चाहे डिवाइड में, वो इंटीग्रेशन में कोई फर्क डालता ही नहीं है जब तक कि तुम्हारे पास साइन का x का कोई फंक्शन हो। तो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, साइन 8x प्लस बी को तो t से रिप्लेस कर दिया और dx को dt बाई a से। इसको रिप्लेस करना क्यों जरूरी था, क्योंकि अगर हम t को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो हमें नहीं पता t का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में कैसे होगा। t का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में हम करना आता है, इसलिए हमें dt में बदलना जरूरी था। तो ये बाहर निकल के 1/a बन जाएगा और इंटीग्रेशन साइन t बन जाएगा। और साइन t क्या बन जाएगा, साइन t का इंटीग्रेशन माइनस का कोस t बन जाएगा, 1/a माइनस कोस t, और माइनस कोस t की जगह हम वापस से क्या रख देंगे ax प्लस बी, तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा माइनस 1/a कोस ax प्लस बी, वापस से रख देंगे इसकी जगह, प्लस में ये कांस्टेंट c, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c प्लस में, और ये हमारा फाइनल इंटीग्रेशन बन के आ गया। तो वही बन रहा है ax प्लस बी में x का कोएफिशिएंट नीचे आ रहा है और साइन का x की तरह जो इंटीग्रेट करते हैं वैसे ही x की तरह इंटीग्रेट कर रखा है अपन ने इसको। कोई समस्या है क्या? नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अगला एग्जांपल देखते हैं। ये सारे मैं तुम्हें खुद से करवा रहा हूँ, वीडियो पॉज कर करके खुद से ट्राई करो एक बार और फिर सॉल्यूशन देखते जाओ। अगला है कि इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वन एक फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन 2x वहाँ पे मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन को एक कांस्टेंट t मान लेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस में 0 और t का डिफरेंशिएशन dt बाई dx, और यहाँ से क्या बन जाएगा dt इक्वल टू 2x dx को हम रिप्लेस कर सकते हैं dt से, और 2x dx यानी कि ये वाला जो 2x इंटू डी एक्स है इसको हम dt से रिप्लेस कर देंगे और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन को t रख दिया। तो ये जो इंटीग्रेशन था वो 2x कोस एक्स स्क्वायर प्लस वन डी जो है, ये इंटीग्रेशन किस में बदल जाएगा, कोस t, और 2x इंटू डी को हमने dt से रिप्लेस कर दिया। और कोस t का इंटीग्रेशन आसान है, साइन t का डिफरेंशिएशन कोस t बनेगा, तो कोस t का इंटीग्रेशन साइन t बनेगा, साइन t प्लस कॉन्स्टेंट c, और t की वैल्यू क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, वो वापस से रख दो, तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन इसका इंटीग्रेशन बनेगा प्लस में कॉन्स्टेंट c। इतना आसान है। देखो, अगर तुम्हें कोई अप्रोच समझ में आ जाती है तो फिर क्वेश्चंस इतने आसानी से सोल्व होने लग जाते हैं। ठीक है, ध्यान से देख लो, और अगला क्वेश्चन तुम खुद से ट्राई करो और वीडियो पॉज करके, और फिर वापस से आओ, हम इसको सॉल्यूशन को फिर वेरीफाई करना जो तुमने किया है। इसमें देखेंगे तो एक्स क्यूब प्लस वन का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर की टर्म्स में ही आएगा जो कि बाहर मौजूद है। तो फिर हम क्या कर देंगे, एक्स क्यूब प्लस वन को कोई वेरिएबल t से पुट कर देंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस में 0 इक्वल टू dt बाई dx। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर dx, वो dt, लेकिन हमें तो एक्स स्क्वायर प्लस dx ही, एक्स स्क्वायर इंटू dx ही है, 3 तो है ही नहीं, तो 3 को उधर ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी को रिप्लेस करा जा सकता है dt अपॉन में 3 से।
एक्स स्क्वायर डी एक्स को रिप्लेस करा जा सकता है डी टी बाई थ्री से। ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर एक्स की क्यूब प्लस वन को तो टी लिख दिया और एक्स स्क्वायर डी एक्स को रख दिया डी टी बाई थ्री। कॉन्स्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन टी की पावर रूट टी यानी कि टी की पावर वन बाई टू, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन, एन की वैल्यू माइनस वन के अलावा हर जगह एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन होता है, तो यहाँ पे टी की पावर एन जो भी एन प्लस वन है अपॉन में एन प्लस वन हो जाएगा, तो वन बाई थ्री और टी की पावर वन बाई टू प्लस वन अपॉन में वन बाई टू प्लस वन प्लस में कॉन्स्टेंट, तो ये बन जाएगा वन बाई टू प्लस वन क्या बन जाएगा, थ्री बाई टू, तो वन अपॉन में थ्री इंटू टी की पावर थ्री बाई टू इंटू थ्री बाई टू बन जाएगा टू बाई थ्री प्लस कॉन्स्टेंट, और ये बन जाएगा टू बाई नाइन टी की पावर थ्री बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट, और टी को वापस से एक्स के फॉर्मेट में रख देंगे ताकि इंटीग्रेशन हमारा एक्स के फॉर्मेट में जाए। टी को रख देंगे एक्स की क्यूब प्लस वन, यहाँ पे रख दो, तो ये बन जाएगा टू अपॉन में नाइन एक्स की क्यूब प्लस वन की पावर थ्री बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये इसका इंटीग्रेशन बन गया, देख लो ध्यान से, समझ में आ रही है यार। अगले पार्ट पे आ जाते हैं। अगला इंटीग्रेशन क्या था, फोर्थ नंबर का अगला इंटीग्रेशन है तुम्हारे पास में, खुद से ट्राई करो एक बार और फिर वेरीफाई करना। इसमें देखो साइन का डिफरेंशिएशन कोस, कोस का डिफरेंशिएशन साइन, माइनस का ही तो फर्क है, लेकिन वो बन जाते हैं एक दूसरे के डिफरेंशिएशन। तो अगर देखो मैं ऐसा करूं कि कोस एक्स को हमने एक सोचा कि कोस एक्स को टी के, कोई बच्चा सोच सकता है कि मैं कोस एक्स को टी लिख दूं तो साइन कोस एक्स का डिफरेंस माइनस का साइन एक्स डी एक्स, ये डी टी बन जाएगा भाई। पार्स मतलब कि एक तरीके से डिफरेंशिएट कर लो विदाउट एनी रेस्पेक्ट, तो एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स होगा, टी का डी टी बनेगा, जिसके भी रेस्पेक्ट में करना हो वो डिवाइड कर दो, एक्स रेस्पेक्ट करना तो डी एक्स, तो वही बन जाता है। तो सीधे ही लिख सकते हैं हम, बार बार ऐसे एक्स रेस्पेक्ट में ना करके सीधे ही सिंपल डिफरेंशिएशन कर देते हैं विदाउट एनी रेस्पेक्ट। तो ये फंक्शन बन जाएंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन साइन कोस का तो माइनस का साइन, अंदर एक्स का डी एक्स और टी का डी टी, या फिर डी एक्स बाई डी टी करोगे तो उस तरीके से भी डी एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो डी एक्स बाई डी एक्स वन और उधर डी टी बाई डी एक्स को फिर से इधर लाओगे तो फंक्शन वही बन जाना है। तो साइन एक्स डी एक्स को रिप्लेस करा जा सकता है माइनस डी टी से। बट समस्या ये फंस जाएगी इसके तरीके में कि कोस एक्स को तो तुम टी से रिप्लेस कर दोगे, बट साइन एक्स डी एक्स को माइनस डी टी से रिप्लेस नहीं कर पाओगे। एक साइन एक्स डी एक्स को तुम डी टी से रिप्लेस करोगे तो साइन की पावर फाइव वापस से बचेगा, फिर से साइन एक्स को तुम्हें इससे लिखना पड़ेगा कोस एक्स से, कि अगर साइन एक्स टी है तो कोस एक्स कितना होगा, फिर कोस एक्स टी है तो साइन एक्स कितना होगा टी के फॉर्मेट में, वो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन बनेगा। इसलिए हम इस मेथड को चूज नहीं करेंगे, हम अगले पे जाएंगे। हम सोचेंगे कि फिर ऐसा करो कि साइन एक्स को टी ले लो, साइन एक्स को टी ले लो ताकि उसकी जो पावर है वो तो टी की पावर में चली जाए, और इसका डिफ्रेंशिएशन जो बनेगा कोस एक्स, एक्स का डी एक्स और राइट में टी का डी टी विदाउट एनी रेस्पेक्ट, ये बनेंगे। यानी कि कोस एक्स डी एक्स को तुम रिप्लेस कर सकते हो डी टी से, और ये फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। कोस एक्स डी एक्स को मैं डी टी से रिप्लेस कर दूंगा तो वो टी का फंक्शन बन जाएगा और आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन में साइन एक्स को हमने टी रखा तो टी और उसकी पावर थी सिक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स को हमने डी टी रख दिया, कोस एक्स डी एक्स को डी टी रख दिया, तो टी की पावर सिक्स का इंटीग्रेशन बन जाएगा टी की पावर सिक्स प्लस वन सेवन अपॉन में सेवन प्लस में कॉन्स्टेंट सी, और टी है तुम्हारा साइन एक्स। तो ये इंटीग्रेशन जो था साइन की पावर सिक्स एक्स कोस एक्स डी एक्स वो तुम्हारा साइन की पावर सेवन एक्स अपॉन में सेवन प्लस सी, इतना सा बन जाएगा। समझ में आई क्या यार? ध्यान से देख लो और अच्छे से समझ लो चीज़ें। नेक्स्ट एग्जाम्पल लास्ट है इसका, वो और करके देख लेते हैं ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो जाए। अभी के लिए फिजिक्स के लिए तुम इससे ज़्यादा तरीके के इंटीग्रेशन कर सीखने की ज़रूरत नहीं है ना, जितना मैं करवा रहा हूँ वो मोर देन सफिशिएंट होगा। और भी पैटर्न सीखेंगे आगे। अभी के लिए ये है कि साइन एक्स एल एन एक्स अपॉन में एक्स। अब इसमें देखो, अगर मैं साइन एक्स को टी मान लूँगा साइन एल एन एक्स को, तो उसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो ये बन जाएगा साइन का कोस, फिर एल एन का वन बाई एक्स, वो तो यहाँ पे अवेलेबल है नहीं। फिर मैं सोचता हूँ कि मैं एक्स को टी मान लेता हूँ, तो एक्स को टी मान लूँगा तो ये साइन एल एन टी बन जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, साइन एल एन एक्स से साइन एल एन टी बना। फिर मैं सोचता हूँ कि एल एन एक्स को टी लेके देख लेता हूँ, एल एन एक्स को मैंने टी लिया तो एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स और एक्स का डी एक्स इक्वल टू टी का डी टी, किसी के भी रेस्पेक्ट में नहीं करा तो वो ऐसे कैसे आ जाएंगे डिफरेंशिएशन डी एक्स डी टी। डी एक्स रेस्पेक्ट में करता तो डी एक्स बाई डी एक्स यहाँ करता, डी टी बाई डी एक्स यहाँ करता, ये से ये कट जाता, ये वाला डी एक्स इधर आ जाता, वही बात बनती। बाकी डिफरेंशिएशन में ऐसे क्यों करते हैं सीधे, वो मैंने डिफरेंशिएशन वाले लेक्चर में अच्छे से समझा रखा है, ठीक है।
अब यहाँ से वन डी एक्स बाई एक्स को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ डी टी से, और डी एक्स बाई एक्स ये रहा, इस डी एक्स बाई एक्स को डी टी से रिप्लेस कर सकते हैं और ये एल एन एक्स बन जाएगा टी, तो साइन टी का इंटीग्रेशन बन जाएगा जो कि बहुत आसान हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन जो कि साइन एल एन एक्स अपॉन में एक्स इतना डिफिकल्ट सा इंटीग्रेशन दिख रहा है, वो आसान बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी, और डी एक्स बाई एक्स को हमने डी टी से रिप्लेस कर दिया, और साइन टी का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस, तो माइनस का कोस टी प्लस में सी, और टी की वैल्यू कितनी है एल एन एक्स, तो बन जाएगा माइनस का कोस एल एन एक्स प्लस सी, ये इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन बन जाएगा यार। समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ये समझ में आया? तो आगे चलते हैं ना, आगे दूसरे तरीके इसी पैटर्न में अभी हमने मल्टीप्लिकेशन वाले सीखे हैं कि जो एल एन एक्स का इसके मल्टीप्लाई में वन बाई एक्स इसका डिफ्रेंशिएशन था, ऊपर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स के मल्टीप्लाई में था, ऊपर एक्स क्यूब प्लस वन का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में था। अगर डिवीजन में होंगे तो क्या करेंगे, डिवीजन में होंगे तो उसका सीखते हैं, इनमें सब में डिवीजन में है। 10x का सीधे सीधे इंटीग्रेशन में नहीं कैलकुलेट कर सकता, इसलिए मैं इसको कैलकुलेट कन्वर्ट कर लूंगा 10x को sin x अपॉन में cos x में, और मुझे sin x को t नहीं रखना, न्यूमिनेटर वाले को t रख दूंगा तो वो cos x dx बनेगा, तो cos x तो है नीचे लेकिन dx नहीं है, तो इसमें गड़बड़ हो जाएगा। या तो तुम्हें dt को नीचे रखना पड़ेगा, dt डिनोमिनेटर में हो तो उसका इंटीग्रेशन करना हमें नहीं आता, जब dt ऊपर होगा तो मतलब होता है कि t के रेस्पेक्ट में करना है, डिवीजन में होता है तब नहीं। तो हमें क्या करना है कि नीचे वाले फंक्शन को t मानना है ताकि डिफरेंशिएशन से जो dt बने dx बने उसको dt रिप्लेस करें तो वो dt ऊपर ही आए। समझ में आई बात? तो ये अलग अलग फंक्शन है, इसमें देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन का डिफरेंशिएशन 2x ऊपर है, 1 प्लस ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ऊपर है, इस तरीके से ये फंक्शन दे रखे हैं, और इनको तुम करोगे तो तुम्हें चीज़ें धीरे धीरे पता लगेंगी, और भी तुम्हें पैटर्न ढूंढने आसान हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस करोगे खुद से तो आगे के पैटर्न खुद से ढूंढना स्टार्ट कर दोगे तुम। पहला अगर मैं तुम्हें समझाऊं, अगर ये दे रखा है तुम्हें 10x का इंटीग्रेशन करना है तो उसको साइन बाई कोस रख देंगे, और जो न्यूमिनेटर में है कोस एक्स उसको t से रिप्लेस कर देंगे, न्यूमिनेटर में कोस है उसको t से रिप्लेस कर देंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन कोस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन x और x का dx इक्वल टू t का dt, तो ये बन जाएगा साइन x इंटू डी एक्स माइनस डी टी। अब माइनस से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता -1 से, तो ये इंटीग्रेशन 10x dx जो बन जाएगा वो कोस x को तो हमने रख दिया t और साइन x dx को रख दिया माइनस डी टी, तो ये बन जाएगा माइनस इंटीग्रेशन डी टी अपॉन में t, और 1 अपॉन में x का इंटीग्रेशन एल एन एक्स होता है तो 1 अपॉन में t का इंटीग्रेशन डी टी के रेस्पेक्ट में एल एन टी बन जाएगा, तो माइनस एल एन टी प्लस कॉन्स्टेंट सी, और t की वैल्यू रख देंगे तो माइनस का एल एन क्या बन जाएगा कोस एक्स प्लस सी। या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि -1 को अंदर लेके जाओ लॉग के अंदर तो वो कोस की पावर -1 एक्स प्लस सी बन जाएगा, और कोस की पावर -1 होता है 1 बाई कोस, इसको लिख सकते हैं एल एन 1 बाई कोस एक्स प्लस सी, और 1 बाई कोस बन जाता है एल एन सेक एक्स, तो ये एल एन सेक एक्स प्लस सी। समझ में आ गई क्या? इतना पार्ट क्लियर है? तो 10x का इंटीग्रेशन हमें पता चल गया, या तो हम बोल देंगे माइनस का एल एन कोस एक्स प्लस सी, या फिर हम बोल देंगे एल एन सेक एक्स प्लस सी, दोनों ही सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट हमें दे रखा है, सेकंड पार्ट जो हमें करना है इसमें हम डिनोमिनेटर को वापस से वही मानेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लिया तो इसका डिफरेंशिएशन 2x और x का dx इक्वल टू t का dt। क्लियर है? तो हम 2x इंटू डी को dt से रिप्लेस कर देंगे, 2x dx को dt से रिप्लेस कर देंगे, और लिख देंगे कि जो इंटीग्रेशन 2x dx अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 है उसको कन्वर्ट करा जा सकता है dt अपॉन में t से, सिंपल, और dt अपॉन में t क्या बन जाएगा एल एन टी प्लस सी, और t की वैल्यू वापस से रख दो तो ये क्या बन जाएगा एल एन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। कोई समस्या है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी का इंटीग्रेशन जो बनेगा वो एल एन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी बनेगा। अब तुम इसमें थोड़ी सी सिमिलैरिटी ढूंढो, हर बार जब भी ऐसा होगा कि नीचे वाले को t रखेंगे और उसका डिफरेंशिएशन ऊपर dt होगा, dt बाई टी का इंटीग्रेशन बनेगा, तो हर बार ये एल एन में ही आंसर आएगा जब डिवीजन वाले ऐसे होंगे। तो डिवीजन में जब इंटीग्रेशन हो रहा होगा और नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल हुआ तो हमेशा एल एन के अंदर आंसर आएगा। आगे वाले करके देखोगे तुम्हें और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, हर बार वही चीज़ बनेगी। ई टू द पावर एक्स वाले का करके देख लो। चलो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, ई टू द पावर एक्स अपॉन में 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, 1 अपॉन में ई टू द पावर एक्स डिनोमिनेटर उसको टी मान लेंगे, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स और एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स इक्वल टू टी का डिफरेंशिएशन डी टी,
तो e की पावर x इंटू डी एक्स को हम dt से रिप्लेस कर देंगे। तो जो इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx अपॉन में 1 प्लस e टू द पावर x है, उसमें ऊपर e टू द पावर x dx को तो dt से रिप्लेस कर दिया और नीचे 1 प्लस e की पावर x को t से रिप्लेस कर दिया। तो ये वापस से बन जाएगा ln t प्लस c, और t की वैल्यू रख देंगे तो ln 1 प्लस e टू द पावर x प्लस ये कॉन्स्टेंट c। देख लो, ध्यान से देख लो, हर बार सेम चीज बनेगी। तो अगर तुम्हें पैटर्न समझ में आ गया तो अब तुम हर एक क्वेश्चन कर सकते हो इस तरीके का, तुम्हें साफ साफ दिख जाएगा कि यार ये इस तरीके से होने वाला है। डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स है, लेकिन 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका डिफरेंशिएशन 0 और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस, दोनों कोस एक्स जो है ऊपर इसका डिफरेंशिएशन न्यूमिनेटर में है, तो नीचे फंक्शन है और उसका न्यूमिनेटर में उसका डिफरेंशिएशन है ना। तो वो सोल्व हो गया, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी उसकी। क्या रख देंगे, 1 प्लस साइन एक्स जो है उसको क्या रख देंगे हम, t रख देंगे। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस साइन एक्स का कोस एक्स इंटू डी एक्स और t का dt। तो कोस एक्स डी एक्स को dt से रिप्लेस कर देंगे तो इंटीग्रेशन बन जाएगा, ऊपर कोस एक्स डी एक्स को तो dt रख दिया, नीचे 1 प्लस साइन एक्स को t रख दिया। तो dt अपॉन में t जो बनेगा, dt अपॉन में t ln t बन जाएगा, प्लस में कॉन्स्टेंट c, और ln t को वापस से t की वैल्यू रख देंगे तो ये ln 1 प्लस साइन एक्स प्लस c, x के अंदर इसका इंटीग्रेशन निकल के आ जाएगा। कोई समस्या है क्या यार? कहीं पे भी डाउट हो और वीडियो को रोक करके एक बार देखो उस चीज़ को क्या किया हुआ है, बैक जाओ उसमें और फिर वापस से उसको समझ लो, है ना। अगला अगर मैं इंटीग्रेशन देखूं जो कि यहाँ का लास्ट है इसका एग्जाम्पल, मैंने इतने सारे तुम्हें 5-5-10 एग्जाम्पल के आसपास करवा दिए हैं। इसके बाद में तुम्हें इस तरीके सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड के इंटीग्रेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें क्या तुम सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो क्या अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x को t सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 2x प्लस 3 जो बनेगा, डिफरेंशिएशन करूंगा विदाउट एनी रेस्पेक्ट, एक्स स्क्वायर का 2x और x का dx प्लस 3x का 3 और x का dx इक्वल टू t का dt। या फिर मैं ऐसे भी कर सकता था कि डिफरेंशिएट करोगे तो 2x प्लस में 3 इक्वल टू dt बाई डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में करूंगा तो dt वापस से आ जाएगा 2x प्लस 3 dx। या फिर मैं सीधा कर रहा था तो यहाँ से मैं dx कॉमन ले लूंगा तो dt फिर से वही बन जाएगा 2x प्लस 3 dx। लेकिन ऊपर तो 6x प्लस 9 है, 2x प्लस 3 dx तो नहीं है, मतलब कि यहाँ पे ये रूल नहीं लगेगा। ऐसा ही तुम्हारे मन में आ रहा है क्या? तो कई बार ऐसा छलावा तुम्हारे सामने आ सकता है, तुम्हें डायरेक्टली एक बार देखने से नहीं दिखेगा, बट अगर तुम उसको थोड़ा सा सही तरीके से करोगे तो न्यूमिनेटर जो बन रहा है बेटा, न्यूमिनेटर 6x प्लस 9 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3x, उसमें से न्यूमिनेटर में से 3 कॉमन आ सकता है तो 3 बाहर ले लो, तो ये 2x प्लस 3 तो बन जाएगा अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और 2x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x का डिफरेंशिएशन ही तो है। तो अब तुम ये जो 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स है इसको तुम रिप्लेस कर सकते हो dt से, और 3 कॉन्स्टेंट तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं देगा इंटीग्रेशन में, 3 बाहर आ जाएगा, नीचे तो बन जाएगा t और ऊपर बन जाएगा ये dt, वापस से 3 ln t कॉन्स्टेंट c, 1 अपॉन में t का इंटीग्रेशन, और t की वैल्यू रख देंगे तो ये ln t किसको माना था, डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 3x को, तो 3 ln एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस c, या फिर 3 अंदर चला जाएगा तो ln एक्स स्क्वायर प्लस 3x की पावर 3 प्लस में c, दोनों ही आंसर सही है। समझ में आएगी यार? तो जब ऐसे होंगे तो हमें पता है कि इस वाली चीज में तो हम सीधा ही बोल सकते हैं कि जब ऐसी चीजें आएंगी, जब ऐसी चीजें आएंगी जिसमें डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर है न्यूमिनेटर में, तो हर बार ये बनेगा कि फॉर इंटीग्रेशन f ऑफ x नीचे और f डैश x ऊपर dx, तो उसका इंटीग्रेशन हमेशा ln ऑफ f ऑफ x के फॉर्मेट में ही आएगा प्लस कॉन्स्टेंट c। इसको तुम एज ए रिजल्ट भी याद रख सकते हो, करना तुम्हें उसी प्रोसेस से रिप्लेस करके ही, तो ज़्यादा आसानी रहेगी। अगर तुम इस तरीके से याद रख लोगे थोड़ा जल्दी कर पाओगे, नहीं भी याद हो तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम्हें प्रोसेस पता ही है, डिनोमिनेटर को t मान करके न्यूमिनेटर को, और डिफरेंशिएशन न्यूमिनेटर में होना चाहिए, उसको रिप्लेस कर दो dt से और सोल्व कर लो, है ना। चलो, ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने ऊपर देखा था कि अगर हम इनिशियल और फाइनल लिमिट लगा देते हैं, इनिशियल और फाइनल लिमिट जब लगाते हैं तो अगर मान लो कोई एफ ऑफ फंक्शन था जिसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स था, तो अगर एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करूंगा तो एफ ऑफ एक्स बन जाता है,
और उसमें अगर मैं इनिशियल और फाइनल लिमिट, लोअर और अपर लिमिट लगा देता हूँ कि किन्हीं दो फिक्स्ड वैल्यूज के बीच में ही इंटीग्रेशन करना है, कोई जनरल इंटीग्रेशन नहीं करना कि एक्स की इस वैल्यू से लेकर के इस वैल्यू के बीच में इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी होगी, अगर वो कैलकुलेट करना है तो वो एक डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, उसमें कि हमें डेफिनेट वैल्यू मिलेगी क्योंकि हमने बाउंड्री फिक्स कर दी है, इनिशियल और फाइनल बाउंड्रीज। उस बाउंड्रीज के बीच में इस फंक्शन के इंटीग्रेशन से क्या वैल्यू निकल के आएगी वो डेफिनेट इंटीग्रेशन कहलाता है। और वो हम निकालते हैं कि जो इंटीग्रेशन बना उस फंक्शन में फाइनल लिमिट, अपर लिमिट माइनस करके और फिर उसमें लोअर लिमिट, फाइनल पे उसका फंक्शन और माइनस इनिशियल पे उसका फंक्शन की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमें वो डेफिनेट वैल्यू मिल जाती है उस इंटीग्रेशन की, उस रेंज के अंदर। और अलग अलग रेंज में हर एक फंक्शन की जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी वो अलग अलग आएगी, क्योंकि अलग अलग रेंज में अलग अलग कर्व बनता है। ठीक है, तो अगर हम इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमें इनिशियल और फाइनल लिमिट रखनी है और इंटीग्रेशन वैसे ही करना है जैसे हमने ऊपर करे हैं। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में जो इंटीग्रेशन करा है, इंटीग्रेशन फंक्शन का इंटीग्रल वैसे ही निकालना है, बट हमें फाइनल लिमिट अपर लिमिट रखनी है उसमें, फिर माइनस करना और लोअर लिमिट रखनी है उस इंटीग्रेशन के फंक्शन में, और सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आएगा वो डेफिनेट वैल्यू उसकी डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। 1 बाई 1 अगर हम करके देखेंगे तो तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। पहला पार्ट उठा लेते हैं 0 से 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाला। 0 से 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन अगर हमें वैसे ही करना है जैसे हमने ऊपर करे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, एक्स की पावर 3/3 प्लस में जो 1 है 1 को एक्स 1 इंटू एक्स पावर 0, कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन में जब एक्स पावर 0 तो एक्स पावर 1/1 बन जाएगा, तो ये एक्स इंटीग्रेशन बन जाएगा इसका। और इसमें हमें लोअर लिमिट 0 से अपर लिमिट 1 रख देनी है, तो क्या करेंगे, अपर लिमिट रखेंगे तो 1 की क्यूब बाई 3 प्लस 1, माइनस करेंगे लोअर लिमिट यानी कि 0 का क्यूब बाई 3 प्लस 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन में अगर मैं कॉन्स्टेंट सी भी लगाऊं, तुम ध्यान से देखना, अगर मैं इंटीग्रेशन में कॉन्स्टेंट सी लगाता हूँ, मैंने नहीं लिखा था बट अगर मैं लिख भी देता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो देखो अगर मैंने कॉन्स्टेंट सी लिखा तो अपर लिमिट में जब एक्स की वैल्यूज रखूंगा तो सी में तो एक्स की वैल्यू रखी नहीं जाएगी, सी तो खुद कॉन्स्टेंट है, तो अपर लिमिट में भी सी ऐसे कैसे रहेगा, माइनस लोअर लिमिट के साथ भी सी की वैल्यू सी ऐसे कैसे रहेगी, तो ये 1/3 प्लस 1 प्लस सी माइनस 0 माइनस सी। तो जब मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा तो कांस्टेंट हमेशा ही कट जाएंगे, तो जब डेफिनेट इंटीग्रेशन करना होता है हमें तो कांस्टेंट लिखने की जरूरत ही नहीं होती, कांस्टेंट लिखने की हमें जरूरत ही नहीं बनती है। 4/3 बन जाएगा सीधे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन 0 से 1 में। 4/3 एक डेफिनेट वैल्यू बनेगी, वो सी से इंडिपेंडेंट है, वो कांस्टेंट जो मर्जी होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो कांस्टेंट से कांस्टेंट कट जाएगा हमेशा। तो हम सी को डेफिनेट इंटीग्रेशन समय सी को ना भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और लिख भी देंगे तो भी वो कैंसिल आउट हो ही जाना है एंड में। क्लियर है क्या यार? इस तरीके से हम करेंगे, इंटीग्रेट वैसे करना है, फिर अपर लिमिट रखना है माइनस, फिर उसको लोअर लिमिट रखना है। सिमिलरली साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या करेंगे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कोस एक्स होगा, तो इंटीग्रेशन वैसे करना है ये माइनस कोस एक्स, प्लस में सी लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अपर माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो वो कट ही जाएगा 0 से पाई/2। अपर लिमिट रखेंगे, अब माइनस को मैं बाहर भी निकाल सकता था बट पहले एक बार अंदर ही रख के कर लेते हैं। अपर लिमिट रखेंगे तो माइनस का कोस पाई/2, ये अपर लिमिट, माइनस का कोस 0, ये लोअर लिमिट। इसको रखेंगे तो माइनस कोस पाई/2 तो 0 होता है, माइनस इंटू 0 0, माइनस कोस 0 होता है 1, तो ये बन जाएगा 0 माइनस -1, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 1। समझ में आई क्या बात? दूसरा, अगर मैं इस तरीके से चलता है कि मैं जो इंटीग्रेशन बनाता हूँ उसमें से माइनस बाहर निकाल लूँ और ये कोस एक्स 0 से पाई/2, तो अब मैं माइनस को बाहर रख देता हूँ और अपर लिमिट रखूंगा तो ये कोस पाई रखा जाएगा, माइनस लोअर लिमिट में कोस 0, तो अब मैं इसको सोल्व करूंगा तो भी वही बनेगा, माइनस कोस पाई/2 तो 0 माइनस कोस 0 1, तो माइनस माइनस प्लस 1 नहीं भी बनेगा, तो इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स 0 से पाई/2 में जो इसकी वैल्यू बनेगी वो बेटा कितनी बनेगी, वो बनेगी +1। समझ में आ गई बात? तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट +1 बन जाएगा। अगला अगर मैं इंटीग्रेशन सोल्व करूं साइन स्क्वायर एक्स 0 से पाई/2 में, 0 से पाई/2 में अगर मैं इंटीग्रेशन सोल्व करूंगा इंटीग्रेट करते समय साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, देखो सबसे पहले साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के लिए हमें सबसे पहले इसको लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर के फंक्शन का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता कैसे होता है, कि किस फंक्शन में स्क्वायर निकल के आता है ये भी नहीं पता, कि किसका फंक्शन में डिफरेंशिएशन करते में साइन स्क्वायर बनता है। तो अगर हमें साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो हम अगर साइन या कोस की लीनियर पावर में चले जाते हैं तो शायद आसान हो जाएगा इसको इंटीग्रेट करना। फिर लिमिट रखना तो हमें आता ही है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके इसकी डेफिनेट वैल्यू निकाल लेंगे। उसके लिए अगर साइन एक्स को अगर हमें करना है तो साइन 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x यूज़ किया जा सकता था, बट क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है वो हमें मिलेगा नहीं, तो ये तो यूजलेस हो गया।
cos 2x का फॉर्मूला जिसमें साइन आता हो वो बनता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ से लिखी जा सकती है कोस की पावर 1 में, और उसको इंटीग्रेट करा जा सकता है। ये बन जाएगा कोस स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x, तो साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा 1 माइनस कोस 2x अपॉन में 2। इसी तरीके से कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन भी करा जा सकता है। कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन में कोस 2x को 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख देंगे, कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कोस 2x के फॉर्मेट में फिर से निकाल लेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। जैसे साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करा सकता है वैसे ही कोस स्क्वायर का भी हो सकता है। तो अब इसमें रखेंगे इस इंटीग्रेशन, सबसे पहले इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं, फिर उसको वैल्यू रख लेंगे 0 से π/2। इंटीग्रेशन करेंगे साइन स्क्वायर एक्स dx, इसको हम सोल्व कर सकते हैं साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कोस 2x डिवाइड बाई 2 dx से इंटीग्रेशन लिखा जा सकता है, 1/2 बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा 1 माइनस कोस 2x dx इक्वल टू 1/2। 1 का इंटीग्रेशन तो x बन जाएगा माइनस कोस 2x। कोस 2x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? कोस 2x का इंटीग्रेशन बनेगा साइन 2x। साइन का डिफरेंशिएशन कोस, कोस का इंटीग्रेशन साइन, तो ये क्या बन जाएगा? कोस का इंटीग्रेशन साइन 2x, और ax प्लस बी की तरह करेंगे तो b तो 0 है, साथ में x का कोएफिशिएंट जो a2 है उससे डिवाइड कर देंगे। समझ में आ गई कि बात? कांस्टेंट लिखने की जरूरत है नहीं अभी, इनडेफिनेट में तो लिखेंगे लेकिन डेफिनेट में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा? हमें इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल गई, अब इसमें लिमिट लगा देंगे। तो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स dx करना है 0 से π/2 में, तो इसका इंटीग्रेशन जो बनेगा 1/2 x माइनस साइन 2x अपॉन में 2 बनेगा, और इसकी लिमिट बनेगी 0 से π/2। ये क्या बन जाएगा? 1/2, अपर लिमिट लिखूंगा π/2, 1/2 को बाहर रखो, माइनस साइन 2 इंटू π/2 साइन पाई बन जाएगा अपॉन में 2, माइनस लिखूंगा लोअर लिमिट 0 माइनस साइन 0/2, तो साइन 0 भी 0 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन में 2, π/2 तो π/2 माइनस साइन पाई बन जाएगा 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वैसे ही 0 था, तो ये 1/2 इंटू π/2 क्या बन जाएगा बेटा? π/4। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx 0 से π/2 में इसकी डेफिनेट वैल्यू कितनी बन रही है बेटा? π/4 बन रही है। ध्यान से देख लो, इसमें कोई समस्या है क्या? अगर नहीं है तो आगे चलते हैं। इस तरीके साइन स्क्वायर का निकाला, कोस स्क्वायर का इंटीग्रेशन भी निकाल सकते हो। अगला जो एग्जांपल था e की पावर x प्लस 1 का इंटीग्रेशन 0 से 1 में निकालना था हमें, है ना। वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करके देखो और फिर सॉल्यूशन ना करके देखना। जब इंटीग्रेशन निकालेंगे e की पावर x प्लस 1 dx 0 से 1 में, तो इंटीग्रेशन तो वैसे ही करेंगे जैसे करते हैं, बट उसमें लिमिट रख देंगे 0 से 1 की। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x बनेगा, प्लस में 1 का इंटीग्रेशन 1 इंटू एक्स पावर 0 लिखा जा सकता है इसको, तो x पावर 0 का इंटीग्रेशन x पावर 1 बन जाएगा, तो ये x की पावर 1, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 इक्वल टू ये बन जाएगा e की पावर 1, अपर लिमिट रखेंगे प्लस x की 1 माइनस e की पावर 0 प्लस 0, और e की पावर 0 1 होता है, तो इसको लिखेंगे e की पावर 1 प्लस 1 माइनस e की पावर 0 1 बनेगा प्लस 0, तो ये बन जाएगा e प्लस 1 माइनस 1, यानी कि इंटीग्रेशन e टू द पावर x प्लस 1 विद रेस्पेक्ट टू x 0 से 1 में ये बन जाएगा e। समझ में आई क्या यार? इसकी डेफिनेट वैल्यू जो बनेगी 0 से 1 में इस फंक्शन की वो e बनेगी। अगला सवाल फिर से खुद से ट्राई करो और फिर बताना तुम्हें, लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो 1 अपॉन में 2x का इंटीग्रेशन करना है 0 से 1 के 0 से 1 में, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये 1 अपॉन में ax प्लस बी जैसा है, तो इसका इंटीग्रेशन ln ax प्लस बी के जैसे बन जाएगा। 1 अपॉन में x करे ln x बनता है, तो 1 अपॉन में ax प्लस बी का ln ax प्लस बी बन जाएगा, यानी कि ax प्लस बी यानी कि जो तुम्हारा फंक्शन 2x प्लस 1 है वो, और x का कोएफिशिएंट जो 2 है उससे डिवाइड हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन बन गया, और 0 से 1 लिमिट लगा देनी है। तो इंटीग्रेशन वैसे ही करना है, बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का एक्स्ट्रा वो काम बढ़ जाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन में। अपर लिमिट रखेंगे तो ये ln 2 इंटू 1 प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट में ln 2 इंटू एक्स के 0 प्लस 1, ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन में 2 ln, और ये बन जाएगा 2 प्लस 1 3 माइनस ln 1। अब ln 1 की वैल्यू 0, क्यों? क्योंकि ln 1 होगा ln log बेस e 1, यानी कि e की कितनी पावर करूँ कि 1 आ जाए। e की पावर कितनी करनी पड़ेगी? 0, तब जाके 1 आएगा। एक्सपोनेंट का रिवर्स प्रोसेस पावर निकालने के लिए log डिटेल में समझा रखा, log का एक लेक्चर लिया था मैंने, बेसिक मैथ्स की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसकी वैल्यू देखते ही कैसे तुम्हें पता कर सकते हो। e की पावर 0 रखने पर ही 1 आएगा, इसलिए ये हमेशा किसी का भी log अंदर 1 हो, किसी की पावर 0 1 होती है, इसलिए अंदर जब 1 होता है log के अंदर, तो बेस चाहे जो मर्जी हो 0 के अलावा, तो वो 1 ही बनता, सॉरी 0 ही बनता है उसकी वैल्यू।
तो ये बन जाएगा 1/(2) ln 3। तो ये जो इंटीग्रेशन बनेगा, इंटीग्रेशन 0 से 1 dx/2x+1, ये बन जाएगा ln 3/2। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या यार? तो किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाला जा सकता है, और इंटीग्रेशन में जब हम लिमिट रिवर्स करते हैं तो वैल्यू नेगेटिव आ जाती है। बट इसका असली मज़ा तभी आएगा इस आइडेंटिटी को या फिर इस रूल को सीखने का, जब हम ग्राफिकल मेथड से इंटीग्रेशन का मतलब सीखेंगे। तब हमें पता लगेगा कि ये लिमिट रिवर्स करने से साइन क्यों बदल जाता है। यानी कि एक रूल होता है, अगर मैं लिखूं कि इंटीग्रेशन अगर तुम करोगे x1 से x2 तक f(x) dx का, वो नेगेटिव में होता है। f(x) dx का इंटीग्रेशन करो तुम x2 से x1 तक, x2 से x1 तक, अगर तुम लिमिट्स रिवर्स करते हो तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है। ये रूल मज़ा तब आएगा जब हम इसका ग्राफिकल मीनिंग पढ़ लेंगे और फिर इसको समझेंगे। ठीक है ना? विल अंडरस्टैंड इन नेक्स्ट लेक्चर with graphical meaning of integration। इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग सीखेंगे तब इसका मतलब सीखेंगे कि ये रूल तुम्हें जो है वो किस तरीके से काम करता है। बाकी अभी के लिए तुम याद रखते हो, अगर लिमिट रिवर्स करेंगे तो वो माइनस आ जाता है बस, है ना? या फिर तुम ऐसे समझ लो ना, लिमिट रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे तो तुम जो भी इंटीग्रेशन बनेगा, मान लो इसका इंटीग्रेशन gx बना, तो तुम gx2 माइनस gx1 करोगे यहाँ पे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे gx1 माइनस gx2 करोगे तो तुम समझ सकते हो कि वो माइनस आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और उसका ग्राफ में क्या मीनिंग है इस इंटीग्रेशन का, इसके लिमिट्स रिवर्स करने का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब तक तुम जो इंटीग्रेशन है वो निकालना सीख गए हो, और उसकी हेल्प से हम ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन का पढ़ेंगे, जिससे ये इंटीग्रेशन और भी आसान तुम्हें लगने लग जाएगा। तो एडवांस लेवल तक, ओलंपियाड लेवल तक जितना तुम्हें फिजिक्स में रिक्वायर्ड है वो सारे पैटर्न के क्वेश्चन में तो मैंने तुम्हें करवा दिए हैं। अब जब भी फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम्स आएंगी उनमें इसी तरीके के, कहीं ना कहीं इसी तरीके के कोई इंटीग्रेशन बन रहे होंगे जो हमें यूज़ में लेना होगा। तो अब हमें ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, अगर ये वाले इंटीग्रेशन तुम्हें खुद से करने आते हैं तो। ये वो मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे जो फिजिक्स में रिपीट होते हैं, इस टाइप के इंटीग्रेशन रिपीट होते हैं, वो सारे मैंने तुम्हें खुद से करवा दिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में इंटीग्रेशन का एक्सटेंडेड पार्ट पढ़ेंगे, मतलब आगे का पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम ग्राफ वगैरह पढ़ेंगे। और वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को रिकमेंड कर देना, है ना? पूरा सिलेबस 11th-12th का करवाया जाएगा कंप्लीट यूट्यूब चैनल पे, विद होमवर्क तुम्हें हर एक सब्जेक्ट में, जैसे SCV वगैरह हो गया, SBT बुक्स हो गई, इरोडो हो गया, पाथफाइंडर, इन सब के बुक होमवर्क तुम्हें दिए जाएंगे। बाकी साथ में तुम अपना जो भी कोचिंग में हो उसका मटेरियल हो, नहीं भी हो तो कोचिंग मटेरियल टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक कोचिंग मटेरियल तुम्हें फॉलो करना है, उसके क्वेश्चन तुम्हें खुद से ढूंढने पड़ेंगे। बाकी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनके होमवर्क मैं तुम्हें दिया करूँगा। अभी तो बेसिक मैथ्स चल रहा है तो इसमें कोई ऐसा होमवर्क बुक्स वगैरह से होता नहीं है, तो मैं मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चन तुम्हें यहीं करवा दे रहा हूँ। इन्हीं को तुम घर पे जाकर कर लोगे, तुम्हारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी प्रॉपर जब चैप्टर से स्टार्ट हो जाएंगे फिर तुम्हें उन बुक्स से मैं तुम्हें क्वेश्चन देना स्टार्ट कर दूंगा, और तुम प्रैक्टिस करके और अपना टेलीग्राम पर आकर के और अपने डाउट्स पूछ सकते हो। टेलीग्राम मतलब कि टेलीग्राम चैनल पे तो तुम्हें सारी वीडियो लेक्चर्स की लिंक वगैरह मिल जाएंगी, और तुम्हें ये PDF वगैरह मिल जाएंगी, जो भी लेक्चर्स की PDF हैं तुम्हें फुल HD में वहाँ पे मिल जाएंगे, डाउनलोड कर सकते हो। तो चैनल ज्वाइन कर लेना। और उसके लिए डाउट ग्रुप जो अपना है माफियाज डाउट किलर्स 10:30 PM पे मैं लाइव डाउट सेशन लेता हूँ, जहाँ पे तुम इस लेक्चर से रिलेटेड या फिर प्रिपरेशन से रिलेटेड या और कोई फिजिक्स के डाउट तुम मुझसे पूछ सकते हो। ऑलरेडी 200 से 250 बच्चे वहाँ पे ऑलरेडी हैं जो मुझसे डाउट डिस्कस करते हैं और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं। तुम भी ऐड ऑन हो सकते हो, और वो ग्रुप जितना बड़ा होगा उतने ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट मिलेगा, है ना? और धीरे धीरे रेगुलरली हर रोज़ उसमें बच्चे बढ़ भी रहे हैं, तो जितनी जल्दी ज्वाइन करोगे उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी मैं इकट्ठे करके सबके डाउट्स तो ले नहीं पाऊँगा। तो हो सकता है मुझे उसको एक बार के लिए एंट्री बंद करनी पड़े। तो हाँ, जितना जल्दी हो सकते उसको ज्वाइन कर लेना। और फिर मिलते हैं 10:30 PM पे इस क्लास के बाद में, या जब भी तुम वीडियो लेक्चर देखोगे उसी दिन जब भी आओगे तुम ग्रुप में, तो 10:30 PM पे मेरा डाउट सेशन होगा, तुम कोई भी डाउट वहाँ पे आके पूछ सकते हो। तो आज के लेक्चर में इतना ही। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग समझेंगे। तब तक के लिए टाटा टाटा बाय बाय।